कई डॉक्टर्स हैं इंडिया में जो एक बाल को आपकी मेडिसिन में डाल देंगे, आपको मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं है। ऐसे भी होम्योपैथ्स हैं। एस्ट्रोलॉजर है क्या वो? I genuinely feel people do not have that kind of money in homeopathy. अगर आपके घर में कोलेस्ट्रॉल जेनेटिकली हाई है तो आपको आएगा ही आएगा। अगर आपकी प्रेगनेंसी थोड़ी सी भी ट्रबलसम गई है, जिसमें आपका डर, एंजाइटी, फियर, रेस्टलेसनेस, गुस्सा ज्यादा रहा है ना, वो बच्चे के ऊपर आता है। You will see 90% हेडेक्स जो होते हैं ना आजकल, वो लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ वाटर की वजह से होते हैं। हम डिहाइड्रेटेड होते हैं, हेडेक हो जाता है। हम टाइम पे खाना नहीं खाते, हेडेक हो जाता है। हम ऑक्सीजन नहीं लेते, डीप ब्रीदिंग नहीं करते, उससे हेडेक हो जाता है। मैं सबसे पहले बोलती हूँ, माइग्रेन अटैक पड़ा ना, डीप ब्रीदिंग करो, इमीडिएटली डीप ब्रीदिंग करो और पानी लो। आयुर्वेद से कैसे डिफरेंट हुआ? मतलब ये भी एक तरह से जड़ी बूटी वाला ही सीन हो रहा है कि हम उसका एक्सट्रैक्ट ले रहे हैं, किसी की बॉडी में दे रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी बॉडी रिएक्ट कर रही है। तो ये आयुर्वेद से कैसे डिफरेंट हुआ? होम्योपैथी की कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। पर आज हम बीमारियों के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से होम्योपैथी आपका इलाज कर सकती है। क्या ये चीज सही भी है या फिर एक मीठी गोली है जो कि आपको पागल बनाने के लिए मार्केट में बेची जा रही है? मैं डॉक्टर तानिया बख्शी हूँ और मैं इंडिया में बैक्सन ग्रुप को लीड करती हूँ। साथ ही मैं एक रिसर्चर और एक मेडिकल एंथुजियास्ट, जिनको बहुत इंटरेस्ट है, मुझे बहुत इंटरेस्ट है पढ़ने में एंड मेडिकल साइंस कैसे हमारी हेल्थ को हेल्प कर सकती है ये एडवांसमेंट लाने के लिए। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले बताओ, ये साइंस क्यों है, ये मीठी गोली क्यों नहीं है? क्योंकि प्लेसिबो नाम की जो चीज बात करी गई है वो कहीं ना कहीं होम्योपैथी से ही बात करी गई है कि मीठी गोली दो और लोगों को साइकोलॉजिकली ट्रिगर करो और उनको इलाज कर दो। साइंस है, और क्या साइंस है? होम्योपैथी की साइंस एक्चुअली जर्मनी से आती है, ये इंडियन साइंस है भी नहीं। तो जर्मनी में क्या हुआ, हमारे फाउंडर डॉक्टर सैमुअल हैनेमन ने देखा कि होम्योपैथी वर्क्स ऑन द केसेस ऑन द लॉ ऑफ सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटा। इसका मतलब ये है कि कोई हर्ब, ये एक प्लांट है, मैं ये हर्ब ले लूंगी, ठीक है। इस हर्ब को जब मैंने एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे ट्राई किया या उसे खाने के लिए दिया, तो इस हर्ब की प्रूविंग शुरू हो जाएगी। सारे सिम्टम्स जो इस हर्ब के हैं वो उस हेल्दी ह्यूमन बीइंग में आ जाएंगे। इससे उन्हें डिड्यूस किया कि एक प्लांट या कोई भी मिनरल हो गया, कोई भी सब्सटेंस हो गया, वो एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग में प्रूविंग कर सकता है। दैट मीन्स होम्योपैथी ऐसे वर्क कर सकती है ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलिया का मतलब सिमिलर, राइट। दैट अगर किसी को सपोजिडली प्रॉब्लम है, हेडेक की बात कर लेते हैं, तो हमारी होम्योपैथी में रेमेडी है बेलाडोना। क्यों हम बेलाडोना देते हैं? क्योंकि जब बेलाडोना की प्रूविंग हुई किसी हेल्दी प्रूवर पे, तो पता किया उस टाइम जब उसने बेलाडोना खाई, उसका सर बिल्कुल जारिंग हो रहा था, बिल्कुल इतना दर्द हो रहा था कि उसको थोड़ी सी भी साउंड सहन नहीं हो रही थी। उसने डिड्यूस किया कि हेडेक में काम आती है जब जारिंग हेडेक हो और थोड़ी सी भी साउंड ना आए और बिल्कुल बंदा लाल हो जाए, तब उसने डिड्यूस किया कि ऐसे होम्योपैथी काम करती है। और शुरू कैसे हुई? हमारे मलेरिया होता है, सबको होता है, इंडिया में बहुत कॉमन है। एक बार्क है सिंकोना बार्क, उसमें नेचुरल क्वाइनाइन होता है। ये हमारे फाउंडर को पता नहीं था। 1800 सन में क्या किसको क्या पता होएगा, राइट। उनने क्या किया, वो बार्क को चबाना शुरू किया। उनमें वो सारे सिम्टम आ गए जो सिम्टम मलेरिया के होते हैं, शिवरिंग, फीवर, हाई ग्रेड फीवर, पसीना आना, टूटना। तो ये क्या हो रहा है? फिर उन्होंने देखा कि उस बार्क से उनको मलेरिया लाइक फीवर हो रहा है, मलेरिया नहीं हो रहा, उससे जैसी प्रूविंग हो रही है। उन्होंने देखा इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलिया, एंड उनने इस बेसिस पे होम्योपैथी क्रिएट करी कि अब मैं पूरे वर्ल्ड में मिनरल्स हो गए, एनर्जी हो गई, एक्स रेज हो गई, इन सब पे स्टडी करूंगा हेल्दी प्रूवर्स पे। तो हमारे जितने भी विश्व में मिनरल्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल के रिमेन्स हैं या एनिमल के एक्सट्रैक्ट्स हैं, उन सब से होम्योपैथी मेडिसिन आज बनी है। आयुर्वेद से कैसे डिफरेंट हुआ? मतलब ये भी एक तरह से जड़ी बूटी वाला ही सीन हो रहा है कि हम उसका एक्सट्रैक्ट ले रहे हैं, किसी की बॉडी में दे रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी बॉडी रिएक्ट कर रही है। तो ये आयुर्वेद से कैसे डिफरेंट हुआ? आयुर्वेद का प्रिंसिपल बहुत अलग है। आयुर्वेद में वात पित्त कफ बोलते हैं, हमारे यहाँ सोरा, साइकोटिक और सिफिलिस बोलते हैं। हमारे यहाँ डिफरेंस एक ये भी है, जिस तरीके से हमारी दवाइयाँ बनाई जाती हैं और दी जाती हैं। आयुर्वेद में काढ़े चलेंगे, आप बीमार होते हो, आपके घर में काढ़ा बनता है, वो आयुर्वेद से ही बनता है ना। इसमें क्या होता है, इसमें मदर टिंचर बनती है। इसमें मदर टिंचर कैसे बनती है? 1 part of the plant, 99 drops or 99 of that part will be medicinal alcohols, ENA. अब मेडिसिनल अल्कोहल क्यों डाल रहे हो दवाई में? सबसे बड़ा क्वेश्चन क्यों? बिकॉज अल्कोहल, मेडिसिनल अल्कोहल, ENA इज द मोस्ट नेचुरल प्रिजर्वर ऑफ लाइफ टाइम। आप सोच सकते हो, मतलब इससे बड़ा कोई नेचुरल प्रिजर्वर है नहीं ना। और अल्कोहल कौन सा ह्यूमन मेड थी? This was also made in research, it was found in nature, right? इसलिए it is the most natural preserver on earth. वरना तो सोडियम बेंजोएट भी आज एक प्रिजर्वर है, सल्फेट्स भी हैं, पैराबेन्स भी हैं, है ना।
सो कहीं ना कहीं इट टर्न आउट टू बी अ ग्रेट प्रिजर्वर। तो हमारे फाउंडर ने बोला जो रेमेडी होम्योपैथी में बनेगी वो जेंटल होएगी, सेफ होएगी और इजी टू टेक होएगी। तो उन्होंने सिस्टम शुरू किया ये मीठी गोलियों का। उन्होंने बोला यार ये कड़वी कड़वी काढ़े दवाइयाँ देने से बेटर है कि मैं मीठी गोलियाँ दूँ या मैं इजी टू डिस्पेंस दूँ ताकि बच्चे बूढ़े सब आराम से खा पाए, उन्हें साइड इफेक्ट्स ना हो। कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट दो जिसमें पेशेंट को इतनी डिफिकल्टी ना हो खाने में पीने में। वो है एलोपैथ, डॉक्टर हैनेमैन वाज एलोपैथ बिकॉज उस टाइम होम्योपैथी थोड़ी थी। तो उन्होंने देखा ट्रीटमेंट भी ऐसे थे, लीच के ट्रीटमेंट, ब्लड लेटिंग के ट्रीटमेंट, अगर कोई मेंटल केस आ गया तो उसके इलेक्ट्रिक शॉक के ट्रीटमेंट। तो उन्होंने कहा ये सबसे बचने के लिए मैं ये ट्रीटमेंट बनाता हूँ और वो फेमस हो गया। अब हुआ क्या, मीठी गोलियों में दवाई डाल डाल के, मीठी गोलियों में मैंने पल्सिटिला डाल दी, बेलाडोना डाल दी एक ही में और एक पेशेंट को दे दी, राइट, ऐसे वो ठीक हो गया। दैट इज हाउ होम्योपैथी केम अबाउट। तो आपने बताया इसके प्रिंसिपल्स होते हैं, 3 चीजें होती है, क्या होती है? ये प्रिंसिपल्स नहीं है, ये सोरा, साइकोटिक, सिफिलिस, बेसिकली 3 स्टेजेस होंगी मैं बोल सकती हूँ, या टाइप्स थे जो हमारे फाउंडर ने बोले थे कि क्रॉनिक डिजीज वो स्टडी कर रहे थे। उन्होंने कहा ये क्रॉनिक डिजीजेस के इतने लोग आते हैं, मैं कैसे डिफाइन करूँ? साहिल को कुछ है, तानिया को कुछ होएगा, राहुल को कुछ होएगा ना। अब क्रॉनिक डिजीज तो तीनों की आ रही है और तीनों की रिप्रेजेंटेशन अलग है, तो मैं इन तीनों को 3 भाग में डिवाइड कर देता हूँ। सोरा, जब आपको इचिंग, इन्फ्लेमेशन शुरू होती है। साइकोटिक मतलब अक्यूमुलेशन, वो बढ़ रही है अंदर, कहीं ना कहीं बिगर हो जा रही है, वो मस्से के फॉर्म में बाहर आ रही है, कहीं ना कहीं बढ़ रही है। और सिफिलिटिक में होता है डिस्ट्रक्शन, कि भैया वो एंड स्टेज पे है। तो उन्होंने कई स्टेजेस बना दी, मैं तो कहती हूँ। और स्टेजेस में हमें ये हेल्प हुई कि हम ये देख पाए एज होम्योपैथ्स कि कौन सी रेमेडी कब देनी है, पेशेंट क्रॉनिक डिजीज में कैसा आ रहा है। इट वॉज अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग मॉडल, नॉट मोर देन दैट। मतलब बेसिकली हम प्रॉब्लम की स्टेज को डिफाइन कर रहे हैं। हाँ, प्रॉब्लम की स्टेज क्या है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जो भी हमारा एक्सट्रैक्ट है उसकी क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं या फिर कोई और ही एक्सट्रैक्ट यूज कर रहे हैं? नहीं, मैं बताती हूँ। जैसे अब सोरा है, सोरा के केस में हम देंगे एंटी सोरिक रेमेडी, उसमें सल्फर आ जाती है एक एंटी सोरिक रेमेडी। ऐसी बहुत और है। अभी सिफिलिटिक जो बिल्कुल ही डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, उसमें मैं सिफिलाइनम सोच सकती हूँ, मैं मेडोराइनम सोच सकती हूँ, कभी कहीं ना कहीं मैं साइकोटिक में भी थूजा सोच सकती हूँ। आई कैन थिंक ऑफ रेमेडीज, बट ये ना एक साइंस जो मैं बता रही हूँ ये कहीं ना कहीं लिमिटेड है, बिकॉज होम्योपैथी बहुत वास्ट है। आज होम्योपैथी सच्ची बताऊं, प्रैक्टिस इंडिया में जिस तरीके से हो रही है और जो लिखाया गया या पहले पढ़ाया गया था वो बहुत अलग है। क्यों? होम्योपैथी में जो डॉक्टर्स आए आज वो एक बाल से भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। या आप बोलोगे कैसे कर रहे हैं, क्या लेते हैं? ऐसी होम्योपैथी बहुत बड़ी साइंस हो गई है। आज कई डॉक्टर्स हैं इंडिया में जो एक बाल को आपकी मेडिसिन में डाल देंगे, आपको मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं है। ऐसे भी होम्योपैथ्स हैं, ऐसे होम्योपैथ्स हैं जो दवाई दे रहे हैं और आप ठीक भी हो जाओगे बिना खाए दवाई। अब दूसरी एक एस्ट्रोलॉजर है क्या वो? नहीं, but I'm just saying ऐसे चल रहे हैं और ठीक भी हो रहे हैं पेशेंट। अब दूसरे ये इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ हेयर ट्रांसमिशन। डॉक्टर साहनी की है बुक, मैंने खुद पढ़ी थी, मैं रियली लाइक्ड इट, क्योंकि ये बताता है कि वाइब्रेशनल एनर्जी आपके जेनेटिक मटेरियल में होती है, आपके नेल्स में। तभी पहले जमाने में बाल नहीं फेंकते थे। काला जादू यहीं से निकल के आया क्या, कि मतलब किसी के बाल ले लिए और उसमें कुछ करोगे तो सामने वाले पे? बट ये ट्रेडिशनल होम्योपैथी नहीं है, ये है, मैं आपको बता रही हूँ कि भैया होम्योपैथी आज इतने अनेक तरीकों से प्रिस्क्राइब्ड है ना। अब जैसे मैं सिंगल रेमेडी बहुत रेयरली देती हूँ कि भैया मैं आपको ट्रीट कर रही हूँ, मैं एक ही रेमेडी दूंगी, नहीं, मैं आपको मिनरल्स भी दूंगी, मैं आपको बायोकेमिक्स भी दूंगी। बायोकेमिक्स होते हैं होम्योपैथी में जो मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स जो आप कह लेते हो ना, ये हमारे होम्योपैथी के सप्लीमेंट्स होते हैं, इसमें मिनरल्स होते हैं। सो ऑल दीज मिनरल्स आर प्रेजेंट जो मैं आपको दे सकती हूँ। मैं कभी मैं आपको इंटरनल क्या एक्सटर्नल एप्लीकेशन भी दूंगी अगर हेयर फॉल हो रहा है, एक चीज नहीं। वैसे ही होम्योपैथी के प्रैक्टिस करने के तरीके ना बहुत अलग हो गए हैं आज, बहुत अलग। मतलब खाली मीठी गोली नहीं है, और भी चीजें बहुत। मदर टिंचर्स, कितने होम्योपैथ है जो मदर टिंचर्स सिर्फ पे काम चला देते हैं, सिर्फ मदर टिंचर्स जो आपका मेन सोल्यूशन होता है, क्योंकि उसके आगे डाइल्यूशंस बनती है ना 30 और 60 आगे। तो वो सीधा ड्रॉप दे रहे हैं, वो कह रहे हैं गोली में नहीं मिला था, सीधा मुंह में ड्रॉप डालो ऐसे। हाँ, तो बहुत है। मतलब आप सोचो होम्योपैथी में बहुत अन्य तरीके के प्रैक्टिशनर्स हैं और जो बहुत अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब, और अगर आप चाहे तो हमारे नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर हम इन वीडियोस के क्लिप वर्जन डालते हैं, जहां पर आप 5-6 मिनट के अंदर ही बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अभी किसी की सिचुएशन कैसे देखी जाए, एग्जाम्पल के लिए मेरे सिर में दर्द हो रहा है और किसी और के सिर में दर्द हो रहा है, मेरा रीजन कुछ और हो सकता है, किसी और का रीजन कुछ और हो सकता है। जैसे आयुर्वेद तो वात पित्त कफ के ऊपर ये चीज डिफाइन कर रहा है कि वो प्रॉब्लम कहाँ से अराइज हो रही है। होम्योपैथी कैसे कर रहा है? डिफरेंट तरीके हैं इसको भी देखने के। आपको और किसी और को हेडेक है, उसको लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, आपको स्ट्रेस की वजह से है। ये कैसे पता लगेगा? यू कैन सी वैल्यू इट एज डॉक्टर्स, यू कैन सी। सबसे पहले तो सॉरी बट मेरा ये रूल बाउंड फॉर्मूला है,
माइग्रेन हो, हेडेक हो, किसी को भी हो, पहले ऑक्सीजन लेवल्स चेक करो, पहले ब्रीदिंग बराबर रखो. यू विल सी 90% हेडेक्स जो होते हैं ना आजकल, वो लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ वाटर की वजह से होते हैं. हम डिहाइड्रेटेड होते हैं, हेडेक हो जाता है. हम टाइम पे खाना नहीं खाते, हेडेक हो जाता है. हम ऑक्सीजन नहीं लेते, ब्रीदिंग नहीं करते, उससे हेडेक हो जाता है. मैं सबसे पहले बोलती हूँ माइग्रेन अटैक पड़ा ना, डीप ब्रीदिंग करो, इमीडिएटली डीप ब्रीदिंग करो और पानी लो इमीडिएटली, क्योंकि माइग्रेन में क्या होता है, ब्लड सप्लाई उस एरिया में कम हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं जाता. सो यू इंक्रीज योर इनटेक एंड इट हेल्प्स, कहीं ना कहीं हेल्प करता है. उसके बाद जाके एक आती है B12. देखो मैं कैसे प्रैक्टिस कर सकती हूँ, मैं आपको ये बता सकती हूँ, क्योंकि वो काम करती है. सो आई कम फ्रॉम अ फैमिली जिन्होंने 3 जनरेशन सिर्फ होम्योपैथी करी है. तो आप सोचो उनमें एटलीस्ट आज तक में 80 ईयर्स का तो एक्सपीरियंस रहा होगा, 80-90 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहा होगा. उन सबको मिला के मेरे सारे पुश्तैनी आप ले लो, दादा, माय फादर, माय सिस्टर्स, एवरीबडी, उनके एक्सपीरियंस से मैं आज चल रही हूँ. कैसे? उनके एक्सपीरियंस ने मुझे ये सिखाया कि एक हेडेक की रेमेडी में अगर सही दवाइयाँ मिलाई जाएं, जैसे आई थिंक B12 है, हमारी वैक्सीन की आती है, वो हेडेक के लिए बड़ी अच्छी है. B12 है, मिगेट है, माइग्रेन में बहुत अच्छा काम करती है. पेशेंट खुद आके बोलता है मेरे को सिर्फ मिगेट दे दो मैं ठीक हो जाऊंगा. उससे उसको ना पेन किलर नहीं खानी पड़ती, और धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल कम हो जाती है. जैसे वो फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी कम हुई, पेशेंट अपने आप बेटर हो जाता है. ठीक है, ठीक है. तो मतलब लॉजिकली होम्योपैथी के लिए भी आपको डॉक्टर तो चाहिए, ये नहीं है कि आप बिना डॉक्टर के भी काम कर सकते. नहीं, होम्योपैथी की, एज कमिंग फ्रॉम अ फार्मास्यूटिकल एज वेल, होम्योपैथी की एटलीस्ट 40 to 50% सेल जो बाकी अन्य ब्रांड्स की है होम्योपैथी में, वो सिर्फ ओवर द काउंटर है. लोग जाते हैं, बोलते हैं मुझे ये दे दो, मुझे आर्निका दे दो, बहुत अच्छी है, मुझे नक्सवामिका दे दो, आपका बच्चा है, राइट? आपको तो कैलकेरिया फॉस दी होगी. कैलकेरिया फॉस एक होम्योपैथी रेमेडी है, तो आपको तो डॉक्टर की जरूरत पड़ी नहीं थी. बाय द एंड विद केमिस्ट नहीं बता दिया, आपने लोगों से पूछा, आपको मम्मी ने बता दिया, मम्मी ने कहा बेटा ये तो देनी है. तो वही बस, हमने वो वैक्सीन की कैलकेरिया फॉस जब निकाली थी, इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया था. दे सेड कैलकेरिया फॉस इज द फ्यूचर, क्योंकि हर बच्चे को टीथिंग इशू है. तो ये है कहानी. ठीक है, मतलब जेनरिक भी काम करता है और स्पेसिफिक चीजें भी काम करती है. जी, मैंने दोनों देखी. तो हम कैसे पता लगाए कि हमको जो इशू है वो ओवर द काउंटर से काम करेगा या फिर ट्राई करके. नेगेटिव इफेक्ट है? होम्योपैथी का नेगेटिव इफेक्ट है ही नहीं. बट अगर मैं आपको होम्योपैथी मेडिसिन, ये मैं बोलूँगी होम्योपैथी की कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है. पर अगर आप होम्योपैथी रेमेडी को ज़्यादा समय तक लो और विदाउट एनी सुपरविजन लेते जाओ कि कोई फर्क ही नहीं है, आप लेते जाओ, राइट, उससे एक प्रॉब्लम होगी. होम्योपैथी रेमेडी की प्रूविंग शुरू हो जाएगी. जैसे उस बात की प्रूविंग हुई थी ना हमारे फाउंडर में, उनको शिवरिंग शुरू हो गई थी, प्रूविंग शुरू हो जाएगी. ऑफ कोर्स सी बात है, ज्यादा हल्दी ले लो घर में, पेट खराब हो जाएगा, प्रूविंग शुरू हो जाएगी. हल्दी गर्माहट देती है ना, गर्मी लगनी शुरू हो जाएगी. तो ये चीजें हैं. ठीक है, और ज्यादा टाइम तक दे दो तो प्रूविंग शुरू हो जाती है. और ये ज्यादा टाइम की डेफिनेशन क्या है? जब मैं मेडिसिन देती हूँ एटलीस्ट, तब मैं बोलती हूँ कि सपोज मैंने 1 महीने की मेडिसिन दी, तो मैं उसको टेपर डाउन कर देती हूँ. टेपर डाउन मतलब उसमें जो स्ट्रॉन्ग मेडिसिन होगी वो उतनी कम होगी कि 1 महीना उनके लिए सही रहेगी. बट अगर आप ओवर द काउंटर कोई भी होम्योपैथी मेडिसिन अपने आप के लिए, किसी के लिए भी ले रहे हो, 15 दिन लो, ब्रेक दो. अपनी बॉडी को ब्रेक देना जरूरी है. अगर आप अपने घर का वास्तु करना चाहते हैं या न्यूमरोलॉजी से जानना चाहते हैं अपने बारे में, कैसा रहेगा आपका आने वाला साल, कैसा रहेगा आपका करंट ईयर, तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. इसमें कुछ प्रिकॉशंस भी लेने हैं क्या, जैसे पानी ज्यादा पीना है, डायजेस्ट करनी है, जिससे मतलब हम चीजों को कंट्रोल कर सके? होम्योपैथी में ऐसे मिथ्स हैं, अनियन मत खाओ, कॉफी मत पियो, ये मत करना. ये पहले जमाने में इसलिए बोला जाता था क्योंकि पहले ज़माने में कॉफ़ी, अनियन, इन सारे जूसेस से उनको वो बोलते थे कि मेडिसिन का इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाएगा, वो काम नहीं करेगी. पर इसकी कोई मैंने देखा क्लिनिकल रिसर्च नहीं है. अब साउथ इंडिया में कॉफ़ी ये सारे ड्रिंकर्स, वो चाय तो पीते नहीं है, वो कॉफ़ी पीते हैं सारे के सारे. अब जब वो कॉफ़ी पीते हैं तो वो होम्योपैथी भी तो लेते हैं ना. अब जब होम्योपैथी लेते हैं तो उनको फर्क भी तो पड़ता है. तो कैसे बोल सकते हैं कॉफ़ी के साथ होम्योपैथी नहीं ले सकते? सबसे ज़्यादा केरला में बिकती है, साउथ इंडिया में आपको पता है कॉफ़ी कितनी अच्छी है. और खाली पेट का को सीन, मैं ये बोलती हूँ 15 मिनट पहले या 15 मिनट बाद ले लो खाने के. यूजुअली 15 मिनट बाद ही बोलती हूँ, या पहले तो फिर डिफिकल्ट हो जाता है सबके लिए करना, क्योंकि खाना खाने के बाद ना इंसान फ्री होता है, फिर 15 मिनट बाद मेडिसिन लेता है. तो अब मेजरली अगर मैं प्रॉब्लम्स की बात करके चलूं, लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है जो होम्योपैथी सॉल्व कर सकती है, उसके बारे में बात करते हैं. पहला तो सवाल ये है, क्या सारी प्रॉब्लम्स का इलाज है होम्योपैथी के पास? अक्यूट प्रॉब्लम्स का इलाज, जैसे फ्रैक्चर हो गया, आपको अक्यूट ब्लीडिंग हो रही है किसी भी पार्ट से, इस टाइम पे, या हार्ट अटैक हो रहा है, सिवियर चेस्ट पेन है, आप इमीडिएटली एलोपैथी हॉस्पिटल जाइए. आपका पैर टूटा है, होम्योपैथ कुछ नहीं कर पाएगा. आपको डॉग ने काटा है, यूजुअली होम्योपैथ्स इंजेक्शन नहीं रखते हैं अपने क्लिनिक्स में, क्योंकि उनके पास सर्जिकल कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, एंड दे नॉट इवन अलाउड, दे एक्चुअली प्रोहिबिटेड
डू एनी काइंड ऑफ सर्जरी. सो ड्रेसिंग तक वो कर सकते हैं, बट इंजेक्शन मैंने बहुत रेयर देखे हैं होम्योपैथ्स जो लगा भी सकते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिस में नहीं होते. एंड अगर कोई भी हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम हो, रश टू एलोपैथी हॉस्पिटल. आप ब्लीडिंग हो रही है, आपको हेमेटोमेसिस हो रहा है, आपको मलीना हो रहा है, ऐसी कोई भी चीजें ब्लीडिंग की, ये ब्लीडिंग कॉजेज, ये ब्लीडिंग कंडीशंस है. जब भी ऐसा कुछ होता है हॉस्पिटल भागो पहले तो. मलेरिया हो रहा है, आप होम्योपैथी से घर पे ट्रीट कर रहे हो, ऐसे नहीं हो सकता. क्यों? एलोपैथी इज वेरी वेरी गुड फॉर अक्यूट इलनेसेस, ये फैक्ट है. वैक्सीन्स का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है ग्रेटर नोएडा में, आप वहाँ जा सकते हो. इट्स अ ग्रेट हॉस्पिटल, वेरी वेरी रीजनेबल. मैंने अपने सारे ब्लड टेस्ट वहाँ कराए हैं फॉर वन रीजन, कि वो रीजनेबल है. एंड इट्स कंफर्टेबल फॉर एवरीबडी टू गो थ्रू इट, यू नो, क्योंकि अलग चार्जेस नहीं है, झंझट नहीं है जो आजकल अस्पतालों में. मैं वहीं से कराती हूँ एंड मेरी पूरी फैमिली वहीं से कराती है, क्योंकि वहाँ सब है, फिजियो वगैरह. नाउ द ट्रिक इज दैट क्या होता है होम्योपैथी में, अगर आप बोलते हो किस चीज का इलाज नहीं है, इन चीजों का इलाज अभी नहीं है और हो भी नहीं सकता, बिकॉज होम्योपैथ्स ट्रेन जब होते हैं वो सर्जरी के लिए ट्रेन नहीं होते. आपको ब्लीडिंग हो रही है, यहाँ पे पूरा कट आ गया है, आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल भागना पड़ेगा. They'll give you injections, they'll give you dressing, go there. हाँ, घर की चोट है वो होम्योपैथ्स मैनेज कर सकते हैं, बट अगर सिवियर इंजरी है, हार्ट अटैक है, जाओ अस्पताल. ठीक है. और जैसे लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम हो गई, शुगर हो गया, कैंसर हो गया, या ऐसी चीजें हो गई, आंखों की रोशनी हो गई, ये सारी चीजें, डायबिटीज, थायराइड कैन मेंटेन एंड कंट्रोल विद होम्योपैथी. रिवर्स नहीं होता? मैंने कईयों में देखा है होते हुए. कईयों में देखा है. वो क्या करते हैं होम्योपैथी के साथ साथ ना अपना लाइफस्टाइल भी ठीक करते हैं. ये नहीं कैसे आज होम्योपैथी खा ली कल ठीक, नहीं, पूरा लाइफस्टाइल ठीक करें. और इसका इफेक्ट कितने टाइम तक आएगा? जैसे अगर मैं एलोपैथी खाता हूँ, सिर्फ ज़्यादा अभी खाऊंगा अभी सही हो जाऊंगा. आयुर्वेद के वाले कहते हैं कि भाई 20-21 दिन एक साइकिल है, हर एक बीमारी के हिसाब से उतना वेट करना पड़ेगा. होम्योपैथी मैंने सुना है सालों सालों खानी पड़ती है, तब जाके कुछ फर्क आता है. आप अभी पॉडकास्ट कर रहे हो, मैं आपको एक मेडिसिन देती हूँ थ्रोटेड. मुझे भी उसकी काफी जरूरत है, बिकॉज मैं भी बोल के थकी हूँ. पॉडकास्ट बोलने से पहले मैंने बोला था ना मेरे गले में लग रहा है यहाँ पे बिकॉज ऑफ दैट धुनी. तो आप वो थ्रोटेड मेडिसिन लो, वो इमीडिएटली एक्ट करती है. मेरे पेशेंट क्या करते हैं, बोलते हैं प्लीज एक्स्ट्रा दे देना, कल को हमने गोलगप्पे चाट पापड़ी खाया, ठंडा खाया, तो मेरा गला नहीं बैठेगा. और गले बैठने से डरती क्यों है? व्हाई दे स्कैर्ड ऑफ गला बैठना? बिकॉज ऑफ वन रीजन, गला बैठेगा, इन्फेक्शन आएगी, रेस्पिरेटरी में जाएगी, इंसान बीमार. यूजुअली इन्फेक्शन जब आती है टॉन्सिलाइटिस हो जाता है. क्यों? यहाँ पे जो सोल्जर्स होते हैं ऑन द नेक आर कॉल्ड टॉन्सिल्स, ये प्रोटेक्ट करते हैं. जैसे ही हुआ इन्फ्लेम्ड हुए, बीमारी अंदर. तो मतलब हम एज अ प्रिकॉशन भी यूज कर सकते हैं होम्योपैथी. हाँ, इजीली. कि मतलब एक लाइफस्टाइल के बारे में बात करके चलो, आराम से. जो हमको देख रहा है उसके लिए आपको एक प्रिस्क्रिप्शन बनाओ जो जेनरिक हो. अगर आप चाहो तो उसको बांट भी सकते हो कि एज के हिसाब से बांट सकते हो, मेल फीमेल के हिसाब से बांट सकते हो. एक प्रिस्क्रिप्शन बताओ ऐसी जो कि वो डेली ले, जिसकी वजह से वो हेल्दी रहे. कि मतलब जैसे आपने खांसी का बताया, या वाइटामिन्स हो सकते हैं कुछ, या कुछ भी जो एक लाइफस्टाइल में बंदे को चाहिए ही चाहिए. अगर आपको जल्दी गला खराब होता है, थ्रोट पेन होता है, सोरनेस होती है, आप थ्रोटेड रखो. ठंडा खट्टा ले रहे हो, उसके बाद थ्रोटेड दे दो बच्चे को, अपने आप को भी बच्चे को भी, जिसको जरूरत है. 2 टैबलेट्स दे दो एंड रिपीट इट 3 times a day. इससे आपका थ्रोट बिल्कुल कहते हैं ना सही रहेगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी. जिंदगी भर खा सकते हैं इसको? हाँ, मैं खुद खाती हूँ. I've been having it all my life. Another medicine जो मेरे हमेशा बैग में होती है is डॉक्टर बख्शी's फ्लावर रेमेडी की 5 फ्लावर. मुझे जब स्ट्रेस हो, मुझे जब पैनिक सिचुएशन हो, किसी को भी हो जाती है, स्ट्रेस आज बहुत कॉमन है, मैं वो रखती हूँ बैग में. नींद नहीं आ रही, या कहीं नई जगह गए, सेटल नहीं हो रहे, कहीं पब्लिक स्पीकिंग जाना है, या कोई किसी को आजकल तो एंजाइटी किसी को किसी भी रीजन से हो जाती है. ज्यादा इंटरनेट पे स्क्रॉल कर लिया, एंजाइटी आ गई. इंस्टाग्राम रील ज्यादा देख रही, कंपेयर कर लिया तो एंजाइटी आ गई. खुद की वीडियो पे लाइक नहीं आए तो कर दिया. तो उसके लिए मैं बोलती हूँ 5 फ्लावर रेमेडी फ्रॉम फ्लावर रेमेडीज. ये बैक्स एंड फ्लावर रेमेडी डॉक्टर बख्शी, अच्छी है, बहुत अच्छी है. क्यों? बिकॉज खुद पे ट्राई करिए, बहुत अच्छा काम करती है. ये 2. घर में खांसी हुई तो B33 ड्रॉप्स रखना. B33 ड्रॉप्स बहुत ही अच्छे ड्रॉप्स हैं खांसी के लिए, बच्चों के लिए या बड़े लोगों के लिए जिनको भी घर में खांसी की दिक्कत है. ठीक है. एंड कोल्ड के लिए. और ये इसकी डोजेस क्या है ये भी अब B33 जो है, अगर आपको खांसी है और आपको खांसी अक्यूट है, खांसी मोस्टली अक्यूट ही होती है, उसमें आप क्या करोगे, 10 बूंदे आधे कप पानी में आप एवरी 2 to 3 hours ले सकते हो, जब तक आपकी खांसी बेटर नहीं हो जाती. और बच्चों को भी दे सकते हैं? हाँ, बच्चों में तो पता क्या कहती है मदर्स, उनकी सिपर नहीं होता, उसमें 5-6 बूंदे डाल दो, खत्म. वो दवाई पीना उन्होंने, खत्म. उसके बाद कोल्ड के लिए B22 ड्रॉप्स वैक्सीन की आती है, वो भी सेम 10 बूंदे आधे कप में, कोल्ड, राइनाइटिस, स्नीजिंग, हे फीवर. B22 ड्रॉप्स आधे कप पानी में 10 बूंदे दिन में 3 बारी बहुत है.
एंड अगर आप बच्चा है तो उसके सिपर में ही डाल दो, पूरा टाइम पीते रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक रेमेडी है, बहुत डाइजेशन प्रॉब्लम आती है, गैस्ट्रोइड। गैस्ट्रोइड आती है वो क्यों? एसिडिटी, ब्लोटिंग, बेल्चिंग, गैस, गैस्ट्रोइड दे दो। गैस्ट्रोइड बहुत अच्छी काम आती है उन लोगों में जिनको गैस की दिक्कत, जीआई प्रॉब्लम्स बहुत है। उसका मैं देती हूँ 1 टैबलेट 3 टाइम्स अ डे। और इसको भी लाइफ टाइम खा सकते हैं टाइप्स, या फिर वही 15 डेज के बाद ब्रेक लेना है? आप हमें तो किसी भी होम्योपैथी रेमेडी के, हमें तो क्यों, कोई भी आप काढ़ा भी ले रहे हो ना, 15 दिन बाद ब्रेक ले लो। अब मैं तो कहूंगी जो आप लेते हो, गैस्ट्रोइड ले रहे हो, ये सारी चीजें ले रहे हो, आप ठीक हो गए, बंद कर दो, कम कर दो, फिर दोबारा साइकिल शुरू कर दो, उसमें कुछ गलत नहीं है। बट ओवर मेडिकेट मत करो, किसी भी चीज को ओवर मेडिकेट नहीं। अब आप टर्मरिक भी ले लो ना, ओवर मेडिकेट कर लो, प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी बॉडी में, गर्माहट बढ़ जाएगी गट में। तो अभी आपने 5 फ्लावर्स के बारे में बात करी, ये क्या चीज है? ये 5 फ्लावर रेमेडी है ना, ये बड़ी कूल चीज है। ये आई है अब्रॉड से, डॉक्टर बैच थे यूके से। इन्होंने बनाई रेस्क्यू रेमेडी। रेस्क्यू में उन्होंने बोला मैं 5 फूलों को डालूंगा। उनने वो वैसे ने पूछा काम कैसे करेंगे? कहते हैं जब मैं गार्डन में गया ना, ये 5 फ्लावर सूंघने से ही मैं बिल्कुल शांत हो गया। कहते हैं अगर ये ऐसे काम कर सकती है तो टॉनिक में क्यों नहीं काम कर सकती, जो फ्लावर से बना है और कम्प्लीटली सेफ है, वीगन है, ग्लूटेन फ्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आजकल सारी चीजों में प्रॉब्लम होती है, कोई सल्फेट, कोई केमिकल कुछ नहीं है, कोई आदी नहीं हो सकता इसके। मतलब कोई किसी को भी ये कहते हैं ना डिपेंडेंसी नहीं आएगी कि लाइफ लॉन्ग खानी पड़ेगी स्ट्रेस की दवाई, नींद की दवाई, नहीं जी। इसको आप खाओ, आप ठीक हो जाओ, आप भूल जाओ। ये सिर्फ टेम्पररी है, रिलीफ देती है अच्छा, बट आपको पूरे लाइफ टाइम नहीं खानी पड़ेगी, डिपेंडेंसी नहीं है। अच्छी बात ये है कंपेयर टू अदर साइंसेस। ये रेमेडी को उन्होंने लिया, उनने बाहर बनाई रेस्क्यू रेमेडी, और ये हमने फिर होम्योपैथी में इंडिया में लेकर आए कि हमने कहा यार ये बाहर बड़ी अच्छी चलती है और हम प्रैक्टिस में एज डॉक्टर्स यूज करते थे। हमने कहा हम ओवर द काउंटर लोगों के लिए क्यों ना लेकर आए। ओवर द काउंटर लोग अगर इसको एक्सेस करेंगे तो उनकी नींद कितनी ठीक हो जाएगी। जिन लोगों को नींद नहीं आती उनको मैंने दी, वो बेटर हुई, ऑल ऑफ देम गॉट बेटर। 5 फ्लावर रेमेडी बहुत ही अच्छी रेमेडी। बच्चा चीची चीची करता है, सोता नहीं है रात को, थोड़ी सी 5-6 ड्रॉप्स यू कैन पुट, काम हो जाएगा, शांत हो जाएगा, बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, अब मैं प्रॉब्लम्स के ऊपर आता हूँ मेजरली। आपने बताया शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है, उसके लिए क्या है? शुगर में मैं एक फॉर्मूला देती हूँ, मैंने पहले भी बोला हुआ है। उसमें मैं देती हूँ बैक्सेल्स की डायबेट ड्रॉप्स नंबर 1, उसको मैं देती हूँ 10 बूंदे सुबह शाम। फिर मैं देती हूँ वाइथीनिया टैबलेट के न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है, बैक्सन में आता है, ठीक है। उसको मैं देती हूँ 2 टैबलेट्स होते हैं इसके, आप ले सकते हो 3 to 4 टाइम्स अ वीक, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। उसके बाद मैं देती हूँ मैक्सिमम ये दोनों चीजें, और मैं इनको मीठी गोलियां नहीं देती, इन दोनों को देती हूँ। एंड अगर जरूरत पड़े तो मैं एक डाइल्यूशन ऐड कर देती हूँ, वरना मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती। मुझे इन दोनों से जो रिजल्ट मिलते हैं ना, वो नेक्स्ट लेवल होता है। शुगर भी ड्रॉप हो जाती है, और साथ में मैं लाइफस्टाइल टिप ये भी बोलती हूँ, खाना खाने के बाद आप चलोगे, आपने खाना खाया, आप 15 मिनट चलोगे, इससे आपका शुगर लेवल बैलेंस होता है, आपकी बॉडी एक्सरसाइज करती है, जो स्पाइक की प्रॉब्लम होती है ना शुगर के पेशेंट्स पे, वो नहीं आता। दूसरा, अगर शुगर के पेशेंट्स मिलेट्स पे आ जाए ना, इनकी आधी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो मिलेट्स होते हैं वो आपको फास्ट स्पाइक नहीं देते ग्लूकोज रिलीज का, जो चावल देता है। ग्लूटेन बहुत देता है। ग्लूटेन क्यों देता है? क्योंकि ग्लूटेन स्टिकी होता है, वो फंस जाता है जाके आपकी बॉडी में। और हमें ग्लूटेन पता है आपको खाना भी नहीं चाहिए। रोटियां जो हम खाते हैं ना घरों में, वो नहीं खानी चाहिए। तो क्या खाना चाहिए? बाजरे की रोटी खाओ। यस, ज्वार, बाजरा, फॉक्सटेल मिलेट, इस अन्य प्रकार के मिलेट्स आते हैं आजकल, तो किसी भी मार्केट में जाओ, क्योंकि इंडियंस वर रेज्ड ऑन मिलेट्स, वी वर नेवर रेज्ड ऑन रोटी। खुद सोचना, अगर पंजाब साइड जाओगे मक्की की रोटी मिलती थी, सरसों का साग विंटर्स में, और समर्स में ये सारी आटा वगैरह प्योर होता था। ये कहते हैं ना, सिविलाइजेशन के बाद कहीं ना कहीं ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद लोगों ने बोला कि मिलेट्स तो महंगे हैं, तो हम तो कुछ सस्ता लेंगे, तो आटा कर देते हैं। आटा की जो आज प्रोसेशन है, जिस तरीके से आटा आ रहा है इस कंट्री में, वो काफी कहीं ना कहीं कहते हैं ना मिलावटी आ रहा है। आपको पता भी नहीं लगेगा वो कैसे मिलावटी है। एक तो आपके गेहूं में फर्टिलाइजर्स लग रहे हैं और सॉलिड लगेंगे, क्योंकि आप और मैं जब गेहूं कंज्यूम करेंगे, वर्ल्ड में इतना गेहूं थोड़ी है। और अगर आप फार्मर हो, आपको पूरी कंट्री को फीड करना है, आपको पैसे कमाने हैं, तो आपको लगता है आप उस टाइम क्वालिटी देखोगे, आप क्वांटिटी देखोगे ना, तो आपके गेहूं में तो सॉलिड फर्टिलाइजर्स जाएंगे, जो कहीं ना कहीं इकोसिस्टम को स्पॉइल करेंगे, और वही इकोसिस्टम फिर आपके गट को भी स्पॉइल करेगा। तो ये है सिस्टम। दिस इज वन सिस्टम दैट आई सॉ। इसीलिए मैं कहती हूँ मिलेट्स बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं खाने के लिए। एक तो ये प्योर होते हैं, दूसरा इनको कल्टीवेट करने का तरीका बड़ा अच्छा है, तीसरा इसमें न्यूट्रिशन बहुत होता है। रागी में कैल्शियम बहुत हाई है, बहुत अच्छा है, मिनरल्स बड़े अच्छे इन सब में। रागी, ज्वार, बाजरा, दे ऑल आर वेरी वेरी गुड। समर्स में ज्वार खाओ, विंटर्स में रागी बाजरा खाना। ठीक है,
अगर मैं शुगर से पहले की बात करके चलूँ, प्री डायबिटिक आजकल एक नई सिचुएशन निकल के आई है। अगर कोई प्री डायबिटिक है तो वापसी हो सकता है, वो सही हो सकता है, हाँ, मैंने तो डायबिटीज भी ठीक किया हुआ है। तो उसको प्री डायबिटिक के लिए क्या करना है? प्री डायबिटिक के लिए सबसे वही, पहले तो खाना खाने के बाद वॉक, खाना मॉड्यूलेट करो, ग्लूटेन हटाओ अपने डाइट से, ये मिलेट ले आओ, सारे सारे मिलेट्स ले आओ, सोक करके मिलेट्स लो। हाँ, साथ ही में यू हैव टू टेक योर, जो मैंने आपको बताया, डायबेट ड्रॉप्स। यू स्टार्ट विद योर डायबेट ड्रॉप्स एंड यू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग। जितना सही वेट में आओगे ना, उतनी बीमारियां कम लगेंगी। सही वेट में आना बहुत जरूरी है। श्योर ओबीज, और ये आता भी तब है आपको प्री डायबिटिक 35, 40, 45 में आता है। क्यों आता है? क्योंकि तब तक इंसान बोलता है मैं पूरी जिंदगी फिट हूँ, चलो आज तो दो चार समोसे खा ही लेता हूँ। वो 2-4 कब एवरीडे हो जाते हैं ना, पता नहीं लगता। दैट इज द प्रॉब्लम। ठीक है, वेट लॉस की बात करके चले, कोई ओबीस है तो उसके लिए भी कुछ होता है? हाँ, बट वेट लॉस में सबसे बड़ी चीज मैं कह दूं, आप जितना होम्योपैथी में वेट लॉस के लिए ले लो, आयुर्वेदा ले लो, एलोपैथी ले लो, जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, डाइट ठीक नहीं करोगे, कुछ काम नहीं करने वाला। कोई भी मेडिसिन, चाहे वो किसी भी साइंस में हो वेट रिडक्शन की, वो सिर्फ एक कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट है। वेट रिडक्शन का मतलब क्या है? जो मैंने खुद खा खा के वेट बढ़ाया है, मैं उसको कम करूं, राइट? एंड उसको कम करने के लिए मुझे अपनी राइट डाइट करनी है। मोर वेजिटेबल्स, मोर सात्विक डाइट, लेस प्रोसेस्ड फूड। हमारी पता क्या होती है आदत? राजमा चावल खाएंगे, राजमा इतने से होंगे, चावल इतने ज्यादा होंगे, उतना ही अपना, इतना ही कम दही, और सब्जी हम डालते ही नहीं है उसमें, राइट? और सब्जी खाई नहीं जाती, सब्जी इतनी सी होती है। अब पोर्शंस देखो हमारे कैसे अजीब से हैं। क्यों अजीब है? कार्ब्स इतने ज्यादा है, कार्ब्स हाईली है, और फिर सब्जियां तो है ही नहीं वहां पे। इसीलिए सब्जियों को उन्हीं पोर्शंस में लिया जाए जिस पोर्शन में कार्ब लिया जाता है। अब कल एक चीज ट्राई करना, आप घर में 4 सब्जियां हैं, सपोज पनीर, आलू गोभी, बीन्स, आलू, घिया, सपोजिटली, या घर में रात को 2 सब्जी बनी, आप 2 सब्जी के सॉलिड अच्छे पोर्शन खाना दाल के साथ, आपको भूख कम हो जाएगी। फिर वो जो क्रेविंग होती है ना रोटी की, वो कम हो जाती है। क्योंकि पेट को स्टमक थोड़ी बताता है कि आपको क्या खाना चाहिए, ये आपका सेंसरी सिस्टम बताता है। और भूख लगती है तो इंसान बोलता है चलो कार्ब्स पे हाथ डालते हैं। पर ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ऐसी चीज खाए जिससे सेंसरी को कंट्रोल किया जा सके, जिससे भूख कम लगे या वो क्रेविंग ना हो? फॉर ओबेसिटी ऐसा कुछ नहीं है होम्योपैथी में, मैं क्लियरली बता रही हूँ। बट ऐसी कोई कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन हैं, जैसे स्लिम फिट कैप्सूलिक वैक्सीन की आती है, वो कॉम्प्लीमेंट्री है। उसमें 2-4 हर्ब्स डले हैं जो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर देते हैं। फाइटोला का बेरी 3x में आती है। कल ही एक पेशेंट की क्वेरी आई थी, ये हेल्प करती है मेटाबॉलिज्म बूस्टिंग में। बट ये मेटाबॉलिज्म तब बूस्ट होगा ना जब आप हिलोगे, जब आप डाइट ठीक करोगे, वरना थोड़ी ठीक होएगा। एक कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट है वेट लॉस में। अदरवाइज अगर होम्योपैथी मेडिसिन वेट रिडक्शन भी करने लग गई तो इंसानों का तो चलना ही बंद। ठीक है, हड्डियों के लिए भी कुछ होता है? लोगों के घुटनों में प्रॉब्लम्स आ रही है, जॉइंट्स में दिक्कत आ रही है। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो छोटे जॉइंट से शुरू होता है, ऑस्टियो बड़े जॉइंट, हिप जॉइंट से शुरू होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस मैंने देखा है दोनों में मैं क्या देती हूँ, दोनों ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, पहले मैं देती हूँ रूमेट टैबलेट। रूमेट टैबलेट काम आती है मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग में। एंड मैं देती हूँ, एक होती है 5 फॉसेस, जो मैंने आपको बताया ना, बायोकेमिक्स होते हैं जो हमारे में सप्लीमेंट्स होते हैं, वो 5 फॉसेस बहुत काम आते हैं। क्योंकि वो 4 टैबलेट अगर आप दिन में 3 बार ही ले लो ना, आपकी बॉडी में जो खत्म हुए हुए मिनरल्स होते हैं ना, वो बिल्कुल रिप्लेनिश हो जाते हैं। बहुत बड़ा फैक्टर है वहाँ पे। तो मैं क्या देती हूँ, ये फॉर्मूला है, एक तो रूमेड ऑयल और रूमेड जेल, दोनों में आर्निका होता है। आर्निका वर्ल्ड का बिगेस्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, तो दोनों को मैं अप्लाई करने के लिए देती हूँ। फिर मैं देती हूँ, और अभी तो मैं खुद बोलूंगी, एक ब्रांड है अब्रॉड में जिसने आर्निका के ऊपर, एम्बापे है ना जो वो फुटबॉलर है, जो आई माइट बी प्रोनाउंसिंग हिज नेम रॉन्ग, उसको ना क्रैम्प पड़ा, उसने वो ऑयल लगा लिया। वही सेम इंग्रेडिएंट पिछले 40 साल से वैक्सीन में लगा हुआ है, आर्निका। वो सेम ऑयल हमारे पास भी है, और वो इतना अच्छा है मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि वो नेचुरल है। उसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स, कुछ ऐसे स्टूपिड केमिकल्स नहीं है जो आपको पोटेंशियली हार्म भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, रूमेड जेल देती हूँ मैं, रूमेड ऑयल देती हूँ, ये दोनों काम आते हैं अप्लाई करने में दर्द में, राइट? तीसरी चीज मैं देती हूँ रूमेड टैबलेट, 1 टैबलेट 3 टाइम्स अ डे, पेंटाफॉस टैबलेट 4 टैबलेट्स 3 टाइम्स अ डे। दर्द ने खत्म होना ही होना है। अगर इससे भी आपका दर्द कम ना हो तो एक सबसे स्ट्रॉन्ग रेमेडी आती है, रूम एड प्लस। इसका आता है सिरप सीधा, ये आर करता है, बिल्कुल ठीक कर देता है, या बॉडी में गर्मी पैदा कर देता है। इट्स अ स्ट्रॉन्ग मेडिसिन ना, काफी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है। तो बेसिकली व्हाट यू डू इज, इफ यू आर टेकिंग, इससे भी ठीक ना हो तो रूमेड प्लस ले लो, और उसको कम कम डोजेस में ले लो, फर्क पड़ता है। ठीक है, और वो जो आपने बताया वो विटामिन्स के पूरे करने के लिए, पेंटाफॉस 6x, 5 फॉसेस का है मिश्रण, 5 फॉसेस होते हैं, डल जाता। तो 3 बार खाना है उसको? हाँ। और कब तक खाना है?
आप अगर दर्द है जब तक ठीक हो जाए, और ये तो नॉर्मल बंदा भी खा सकता इजीली आप मल्टीविटामिन वाला सीन हो गया है। हाँ, मैं क्या करती हूँ, जो प्रेगनेंसी में विमेन होती है ना, जिनको दर्दें होती हैं, उनको मैं आफ्टर प्रेगनेंसी पेन्स वगैरह बहुत सारी होती है, मैं पेंटाफॉस 6x देती हूँ वैक्सीन की, 4 गोलियां दिन में 3 बारी। बहुत अच्छे रिजल्ट है, बहुत अच्छे रिजल्ट। ठीक है। स्किन के लिए भी होता है कुछ, स्किन बेटर करने के लिए? स्किन में क्या बेटर करने के लिए? मतलब सबके लिए अलग अलग प्रॉब्लम है। हाँ, जैसे एक्जिमा है, सोराइसिस है, क्या प्रॉब्लम? हम मान के चल रहे हैं कि किसी को पिंपल्स हो रहे हैं, एक्ने हो रहा है, उसके लिए कुछ होता है? हाँ, इसमें भी मैं आप बोलो कि सारे एड्स क्यों बता रही है, थ्रोट एड, रूम एड, एक्ने एड, इसमें भी आती है, एक एक्ने एड उसमें भी आती है, वो भी काफी अच्छी है। बट एक्ने में मैं सच्ची बोलूंगी ना, डाइट से जितना फर्क पड़ता है ना, उससे बहुत ज्यादा आपको रिजल्ट्स दिखते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, एक्ने के पेशेंट्स में एक्ने एड देती हूँ दिन में 3 बारी, एक्ने एड टैबलेट आती है, और एक आती है एक्ने एड ऑइंटमेंट, वो दे देती हूँ। तीसरा मैं उनकी डाइट ठीक कर देती हूँ, उसमें मैं एंटीऑक्सीडेंट्स डलवा देती हूँ, और पोटैटो, चॉकलेट, मीठा, स्पाइसी खत्म कर देती हूँ। तो मुझे पता लग जाता है कि मेरे पेशेंट ने इस महीने आम खाया है, नहीं खाया है, कि जब वो आम खाएगा तो उसका एक्ने आएगा ही आएगा, जब वो चॉकलेट खाएगा आएगा ही आएगा। उसकी डाइट ठीक कर देती हूँ। इसमें ये 4 चीजें छुड़ा दो, पोटैटो, चॉकलेट, स्पाइसी फूड एंड लॉट ऑफ स्वीट्स, ये चारों चीजें हटा दो, एक्ने भागेगा, और उसमें एक्ने ले लो, फर्क पड़ेगा। ठीक है। स्किन ब्राइटनिंग के लिए भी कुछ होता है क्या? है, एक लोशन आता है, ये सनी हर्बल्स का मोस्ट फेमस लोशन होता था साहिल, बट देन वी रियलाइज दैट ये फेयरनेस कहीं ना कहीं आपको देता था। फेयरनेस क्रीम का तो बहुत प्रॉब्लम हुआ इंडिया में, राइट? तो इसका नाम चेंज हो गया। अब वही यूजर्स कहते हैं कि जो हमें रिजल्ट्स हैं, जो हमें दिख रहे हैं, हमें बिल्कुल वही सेम रिजल्ट्स दिख रहे हैं इससे। तो मैंने ये नोट किया कि बिकॉज फॉर्मुलेशन तो सेम है ना, उसमें डला है विटामिन B5, राइट? ये विटामिन B5 आपकी स्किन को रिप्लेनिश करता है और आपको फेयर स्किन देता है। मैंने कैसे नोट किया, साहिल आप हंसोगे मेरे ऊपर, मेंस की आती है ग्लैमर क्रीम और विमेंस की आती है ग्लैमर क्रीम, ये दोनों हेल्प करती है स्किन ब्राइटनिंग और थोड़ी सी टैनिंग हटाने में, एक फ्रेश ग्लो लाने में, स्किन को कहते हैं ना एक निखार लाने में, जो हम सबको इंडियंस को चाहिए। वो मेडिसिन ना मैंने लगाया अपने ऊपर। मैंने कहा आज मेंस का ग्लैमर क्रीम ट्राई करते हैं। मैंने कहा आज देखते हैं इसमें क्या फॉर्मुलेशन, तो फॉर्मुलेशन होती है, और विमेंस का क्या है। जब मैंने मेंस का ग्लैमर क्रीम यही पे घुटनों पे एंड यहाँ पे लगाना शुरू किया कि डार्कनेस कम हो जाए, मेरी डार्कनेस एक्चुअली कम हो रही है, एक्चुअल में। और उसमें सिर्फ विटामिन B5 है और लिकोरिस है, जो एक्चुअल में आपकी स्किन को ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है। इट्स अ वेरी गुड हर्बल ऑल्टरनेटिव। आइज के लिए कुछ कर सकते हैं? मतलब आजकल चश्मे लग रहे हैं, या फिर लग सकते हैं, किसी को ऐसा कंप्यूटर में बहुत काम कर रहा है, प्रिकॉशन या प्रिवेंटिव या फिर आफ्टर केयर? चाइल्ड प्रॉब्लम में झूठ नहीं बोल सकती। आईज के लिए मैं नहीं बोलूंगी कि कुछ है। मैं आपको आईज के लिए कोई भी रेमेडी दे दूं, अगर उस बच्चे ने 6 घंटे स्क्रीन में बैठना ही बैठना है और मैं उसको जितने भी ड्रॉप्स दे दूं वो नहीं काम करेंगे। योर आईज आर योर ऑर्गन्स। अगर नाक के सामने गंदगी रखोगे तो 24/7 गंदगी की स्मेल आएगी, उससे सर दर्द भी होएगा, राइट? वैसे ही अगर आँख के सामने स्क्रीन रखोगे कॉन्स्टेंटली, बच्चों को स्क्रीन दिखाओगे कॉन्स्टेंटली या फोन पे कॉन्स्टेंटली खुद देखोगे और ब्रेक्स नहीं लोगे अपने काम में, प्रोटेक्टिव ग्लासेस नहीं पहनोगे, ग्लासेस तो लगेंगे। ठीक है। हेयर्स के लिए क्या कर सकते हैं? बाल का बड़ा मार्केट है साहिल, बहुत बड़ा मार्केट है, लोग पागल हैं बालों के पीछे। और आपके भी तो फ्रेंड्स वेंड्स में बोला होगा बालों के लिए हेयर फॉल हो रहा है, ये हो रहा है, लोगों ने बोला होगा। मतलब मेरे से सब चिढ़ते हैं, मेरे बाल बहुत डेंस है, तो सब मेरे को कहते हैं कि भाई क्या लगाता है। मैं भाई क्लिनिक प्लस लगाता हूँ 1 रुपये वाला। मतलब मैं कुछ नहीं लगाता, पर मेरे बाल सही थे, तो मेरे को ऐसा लगता है कि जेनेटिकली मेरे बाल ठीक है। गुड, एग्जैक्टली। मैं और आप अपने जेनेटिक्स नहीं चेंज कर सकते। साउथ इंडिया में सबसे अच्छे बाल होते हैं, काले घने, उनके बाल भी देखोगे ना अच्छे थिक रिच होते हैं, कर्ली हेयर होते हैं। क्यों? जेनेटिकली स्ट्रांग है। बंगालीज में, पंजाबियों में लंबे लंबे बाल, क्यों? जेनेटिकली होते हैं ना। तो बाल मेल पैटर्न बॉल्डनेस भी कहीं ना कहीं जेनेटिक्स से इन्फ्लुएंस होती ही होती है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेल पैटर्न बॉल्डनेस, जी आज मैंने स्ट्रेस लिया आ गई, नहीं। आपके फादर में देखो, ग्रैंडफादर में देखो, अगर मेल पैटर्न बॉल्डनेस है, फिर मेल पैटर्न बॉल्डनेस को भी काउंटर करने का तरीका है, पहले तो अपनी स्लीप और स्ट्रेस ठीक करो। 90% लोगों में जिनमें मैंने हेयर फॉल पाया या मेल पैटर्न बॉल्डनेस पाई, वो लोग सोते नहीं है रात को। तो उनका सिस्टम कैसे खराब होता है? एक तो उनका सर्केडियन रिदम खराब, क्योंकि वो रात भर जगते हैं, दिन भर सोते हैं। आधी नींद, दिन भर सोते हो, रात भर जगते हो, तो विटामिन डी तो गया, सन में एक्सपोजर 0, ग्राउंडिंग, वॉकिंग, एक्सरसाइज कुछ भी नहीं, उससे बाल गिरने शुरू हो जाएंगे, डेफिनेटली शुरू हो जाएंगे। उसके बाद मैंने नोट किया कि खाना पीना ठीक नहीं है, स्ट्रेस, लाइफस्टाइल,
सोना नहीं टाइम पे और खाना पीना में क्या खाएंगे? आज चॉकलेट बार खा ली, कल कोई पाउडर खा लिया प्रोटीन का, परसों हमने जी पिज्जा खा लिया क्योंकि अब 2 दिन डाइट कर ली हमने। न्यूट्रिशन कहाँ है? वेयर इज द न्यूट्रिशन? आजकल तो मैं कहती हूँ घर के खानों में भी न्यूट्रिशन नहीं है, क्योंकि मदर्स को भी दे बिकम वेरी लेजी। Mothers also don't want to work so hard because of course I don't think they become lazy also, but I feel उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है। आज काम भी देखो, घर भी देखो, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ एज विमेन हैव अ सपोर्ट सिस्टम। अपने घर में सपोर्ट सिस्टम रखो, अपने रिलेटिव्स का बहुत फर्क पड़ता है। जिन लेडीज के पास सपोर्ट सिस्टम है उनकी हेल्थ अपने आप इम्प्रूव हो जाती है। तभी कहते हैं ना, पहले बोलते थे आई बिलीव इन इट डोंट बिलीव इन इट, पहले बोलते थे बच्चे जल्दी कर लो। सपोर्ट सिस्टम होता है, आपकी हेल्थ ठीक होती है। आप जितने यंग होते हो आप उतनी फर्टिलिटी आपकी बेटर होती है, आपकी बायोमार्कर्स बेटर होते हैं, बहुत बहुत फर्क पड़ता है। आप रिकवरी ज़्यादा जल्दी करते हो। गलती से अगर आपका सी सेक्शन भी हो गया, बच्चे के पीछे भाग सकते हो, बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब हेयर फॉल में क्या देते हैं हम? हेयर फॉल में मैं सबसे पहले तो ब्लड टेस्ट कराती हूँ। अगर डेफिशिएंसी दिखी, जो 90% B12 और विटामिन डी और हीमोग्लोबिन की दिखती ही दिखती है, वरना बाल अपने आप नहीं गिरते। डेफिशिएंसी है तो ही गिरेंगे ना बाल। तो उस टाइम पे मैं इनका विटामिन डी, एक आता है 60,000 IU का वैक्सीन का, वो देती हूँ वंस अ वीक, बिकॉज उससे ज़्यादा डोजेज आपको नहीं लेनी है। विटामिन डी अपने आप विदाउट टेस्ट कभी नहीं लीजिएगा, कभी भी नहीं। डोंट टेक विटामिन डी विदाउट अ टेस्ट फॉर वन रीजन। विटामिन डी एक फैट सोल्यूबल विटामिन है। अगर आपने ये अपनी बॉडी में ज़्यादा ले लिया तो आपकी यूरिन से ये नहीं निकलेगा, ये वहाँ डिपॉजिट हो जाएगा और शायद जब आप मरेंगे तभी ही ये बॉडी से आपकी निकलेगा। तो आप सोच सकते हो, विटामिन ए जिसको हम रेटिनॉल बोलते हैं, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सारे के सारे फैट सॉल्यूबल विटामिन्स हैं। आप इनको ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर सकते, ये आपके लिए हार्मफुल होंगे। एक लिमिट में करो। डेफिशिएंसी है, डॉक्टर के पास आओ, मैं आप सबको आपकी रिपोर्ट्स पे लिटरली प्रिस्क्राइब कर सकती हूँ, एब्सोल्युटली फ्री विद नो चार्जेस, बट आप रिपोर्ट्स लेके आएंगे। आपकी रिपोर्ट्स लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी डॉक्टर विदाउट रिपोर्ट अगर आपको विटामिन डी, ए और ई और के दे रहा है तो वो गलत है, वो कम्प्लीटली गलत है। आपको वाटर सॉल्युबल विटामिन ले सकते हो क्योंकि वो यूरिन में निकल जाएंगे। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हो गया, सी हो गया, ये आप ले सकते हो क्योंकि इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, उसमें भी ओवरडोज मत कर लेना। आजकल लोग ओवरडोज भी कर रहे हैं। कोलेजन लेंगे जिसमें विटामिन हो, अलग से विटामिन लेंगे शाम को 2 बारी, वो बहुत ज्यादा है साहिल, वो मतलब इट्स टू मच, शुडंट डू दैट। तो मैं हेयर में क्या करती हूँ, पहले मैं इनका डेफिशिएंसी चेक करूंगी कि क्या सिचुएशन है, डेफिशिएंसी कितनी है, उसके हिसाब से करेक्शन कर दूंगी, इनको सप्लीमेंट्स दे दूंगी। सेकंड में क्या करती हूँ, हेयर रिवाइवर देती हूँ। हेयर रिवाइवर एक एक्सटर्नल मदर टिंचर्स से बना, मदर टिंचर्स होती हैं जो आपके आयुर्वेदा में काढ़ा होता है, होम्योपैथी में मदर टिंचर्स होती हैं जिसमें एक्टिव प्रिंसिपल होता है। तो एक प्लांट का जो एक्टिव प्रिंसिपल है वो उसको हीलिंग प्लांट बनाता है, राइट। बेलाडोना में एट्रोपिन होता है, जबरनडिन होता है जबरंडी में, ऐसे सब में होता है। रोजमैरिक एसिड होता है रोजमेरी में, उसमें सारे हैं। मैं एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए वो दे देती हूँ। हेयर फॉल पहले रुकता है 15 दिन में। फिर आफ्टर सप्लीमेंटेशन हेयर रिवाइवर में उनको उनके लाइफस्टाइल करेक्शन बताती हूँ। रोज बाल नहीं धोने साहिल। अगर आप रोज बाल धोगे आपके बाल वीकर हो जाएंगे और हेयर फॉल शुरू होगा। जितना ज्यादा शैम्पू करोगे उतना ज्यादा हेयर फॉल होगा। आपको जितने डॉक्टर कुछ भी कह लें, आप शैम्पू ज्यादा करो, आपकी हेयर हेल्थ बिल्कुल बेकार हो जाएगी, बिल्कुल बेकार। अगर मैं बीपी की बात करूं, आजकल बहुत कॉमन चीज है, बीपी के लिए क्या कर सकते हैं? मैंने दिया है 2-4 पेशेंट को BP 8 दिया है, बट मैं बीपी की गोली कभी नहीं छुड़ाती। क्यों? ब्लड प्रेशर की अगर आप एलोपैथी गोली रोजावॉस आती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एलोपैथी में, एंड 1-2 और भी आती है। अगर आप वो गोलियां छोड़ दो, नहीं वो कोलेस्ट्रॉल के लिए भी है, एलोपैथी में एक और भी आती है। अगर आप ये छोड़ दो एलोपैथी दवाइयाँ बीपी के लिए, तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, शूट अप हो जाएगा, क्योंकि वो उस गोली की वजह से ही कम है ना। जैसे ही वो शूट अप हुआ क्या होएगा, अगर वो आर्टरी या वेन या आपके ब्रेन में हुई तो वो फटेगी, और जैसे ही फटेगी you're dead. So and plus अगर आपने ब्लड प्रेशर की मेडिसिन टाइम पे नहीं ली तो एक और कॉम्प्लिकेशन ये हो सकती है कि हाइपरटेंशन की वजह से आपको कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी, और या हाइपो की वजह से कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे। चक्कर खा के कहीं गिर जाओगे, पता ही नहीं लगेगा कि क्या हुआ है, क्यों गिरे हो, कहाँ गिरे हो, ये प्रॉब्लम है। हाइपरटेंशन में कॉन्स्टेंट हेडेक इज अ मार्क सिम्टम ऑफ बीपी। मैं हमेशा कहती हूँ हेडेक हो रहा है, कॉन्स्टेंट है, बीपी चेक कराओ, इमीडिएटली बीपी चेक कराओ। मैं इसके लिए देती हूँ होम्योपैथी, बट मैं कभी भी एलोपैथी छुड़वाती नहीं छुड़वाती हूँ, फॉर वन रीजन, आपकी गोली का डोजेज बढ़ेगा नहीं होम्योपैथी ले लोगे तो। बट अगर आप बोल रहे हो कि मैं एलोपैथी छोड़ के होम्योपैथी दूं सिर्फ, आप
कहीं ना कहीं you're playing with your life. मैं हमेशा पेशेंट्स को कहती हूँ you're playing with your life, because एक बार आपने बीपी की मेडिसिन शुरू कर दी और आपकी लाइफस्टाइल में शुरू हो गई, वो बड़ी मुश्किल से अनडू होती है, बहुत मुश्किल से, और कहीं ना कहीं इट्स लाइफ थ्रेटनिंग ऑल्सो. अब कैसे मैं किसी को भी बोल दूं कि आप छोड़ दो, हाई बीपी फट गई आप आर्टरी, फिर मैं क्या करूँगी? इट्स नॉट राइट. इसकी दवाई क्या है? बीपी एड. बीपी एड है, बट आप कॉम्प्लीमेंट. मेरे खुद से बनाया है क्योंकि मेरे को पता यार प्रॉब्लम आगे एड लिख दो. ये ना डॉक्टर बख्शी ने कोई छोरी निकाली, उन्होंने बोला कि यार सिंपल कर दो, हम मिश्रण बनाएंगे रेमेडीज का, सब में एड एक लगा दो. स्नोर एड, स्नोरिंग के लिए वैक्सीन में आती है स्नोर एड. टॉन्सिल एड, जिसको टॉन्सिलाइटिस हो रहा है, एडिनोइडाइटिस हो रहा है, टॉन्सिल एड ले लो. टॉन्सिल एड और B22 की कोल्ड कफ होता है, B22 B33 टॉन्सिल एड, फर्क पड़ता है. थायराइड की अगर बात करके चले तो उसमें ना मैंने एक रिजल्ट देखा है, एक दो बड़े अच्छे रिजल्ट देखे हैं, और मैं अभी भी बोलूंगी इस पे रिसर्च चालू है. थायराइड की गोली आप कम कर सकते हो विद होम्योपैथी. थायरोडिनम वैक्सीन की आती है 3x की टैबलेट्स, एक टैबलेट दिन में 3 बार ही लेना शुरू करो, एंड थायराइड के लेवल्स आपके और कम होने लगते हैं विद मेडिसिन. फिर हम मेडिसिन को टेपर ऑफ करते हैं और बिल्कुल कम पे ले आते हैं. कई ऐसे पेशेंट्स हैं जो बिलीव करते हैं कि यार अब तो सिर्फ हम होम्योपैथी लेंगे, कई बोलते हैं हाँ दोनों कॉम्प्लीमेंट्री चलाते हैं. सो इट डिपेंड्स. और इसको कॉन्स्टेंटली लाइफ टाइम ले सकते हैं ना विदाउट ब्रेक. इसको तो आपको लेना ही पड़ेगा, थायराइड है ना. ठीक है. और थायराइड से निकल के आता है स्नोरिंग, जो आपने बताया. स्नोरिंग के लिए क्या करना है? वही एक लेना है. हाँ. स्नोरेड बस. और कितनी वो क्या है, डोजेस क्या है? यू कैन टेक 10 to 15 ड्रॉप्स मॉर्निंग इवनिंग, फर्क पड़ता है. तो अगर मैं डोजेस की बात करके चलूँ, हर एक प्रोडक्ट के पीछे लिखी होती है डोजेज? यस, हर प्रोडक्ट के पीछे डोजेज लिखना मैंडेटरी है. अच्छा ओके. और टाइमिंग भी लिखी होती है कब लेनी है? नहीं, आप सुबह, आप दिन में 3 बार ले रहे हो तो सुबह दोपहर शाम ऐसे कर सकते हो. और 2 टाइम लिखा हो तो सुबह शाम, एक टाइम लिखा हो तो यू कैन टेक इट एनी टाइम कन्वीनियंट यू. अच्छा ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है. तो ऐसा है कि जैसे मेरे घर वाले कहते हैं कोई भी नई दवाई शुरू कर रहे हो तो रात को शुरू नहीं करते. नींद में डिस्टर्बेंसेस आ सकती है तभी बोलते होंगे. हाँ. सुबह शुरू कर लो, सुबह तो वैसे ही एनर्जी. होम्योपैथी के साथ भी ऐसा होता है, नींद में डिस्टर्बेंस आती है? आई पर्सनली फील सारी दवाइयाँ भी सुबह ही शुरू करनी चाहिए. स्ट्रेस के लिए क्या करें? आजकल स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, मेंटल इश्यूज आ रहे हैं, एंजाइटी आ रही है, सूडो एंजाइटी आ रही है. सूडो एंजाइटी कैसे डिस्क्राइब करते हो आप? ये मेरा खुद का बनाया हुआ वर्ड है. फॉल्स एंजाइटी. मतलब लोगों को लगा भाई बहुत एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन में आ गए. वो है कुछ भी नहीं. मतलब जिंदगी में सब कुछ मिला हुआ है, सब कुछ सेट है, और उनको डिप्रेशन क्यों हो रहा है? पंखा तेज चल रहा है, मेरे बाहर कपड़े सूखे हुए हैं, वो बारिश आ गई है, वो खराब हो जाएगी, डिप्रेशन हो गया जी. और फिर वो सबको बोल रहा है मेरे को डिप्रेशन हो गया. तो ये जो है इसको मैं सूडो बोलता हूँ, कि उनको अभी इंटरनेट पे वीडियोस देख के या वेब सीरीज देख के ना पता लग गया है डिप्रेशन नाम का वर्ड होता है. कोविड के बाद में डिप्रेशन को आपको पता लग गया कि अगर कोई मेंटली डिस्टर्ब है तो उसको एक ज़्यादा अटेंशन देते हो, तो लोग वो अटेंशन लेने के लिए सूडो डायरेक्शन में जाने लग जाते हैं और अपने आप को खुद ही बोलने लग जाते हैं मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ. मतलब मैंने ये देखा है, ये मैं एक नया पैटर्न रिकग्नाइज कर रहा हूँ लोगों के अंदर. डिप्रेशन, क्योंकि डिप्रेशन अपने आप को मारने वाला आदत होता है. लोग बैठे हुए चिल मार रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, टीवी में मजा, पिक्चर देख के आए, पिक्चर देख के आए, यार पिक्चर में मजा नहीं आया, डिप्रेशन हो गया. 2 दिन से मैं बाहर घूमने नहीं गया, मेरे को डिप्रेशन हो गया. ये ऑफ द मेडिकल फैक्ट्स बात है. आप कलयुग में तो बिलीव करते हो ना? तो कलयुग में क्या हुआ था, उसके जो क्राउन था वो कहाँ पहनाया गया था? उसके सर पे पहनाया गया था, और ये बोला गया था कि इस टाइम जो भी बीमारियां होंगी वो मानसिक तौर पे ज्यादा होंगी. तो मेंटल हेल्थ पे जितनी चीजें होंगी वो इन सालों में ज्यादा होंगी जो कलयुग के साल होते हैं. एंड जितना माइंड खराब होएगा उतना ही दवाई आती है, क्योंकि उसका मतलब ही ये है कि आपके पास जो भी है आपको दिख ही नहीं रहा, आप सिर्फ नेगेटिव 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 देख रहे हो. युग तो चल ही रहा है, और इस युग में फैक्ट है कि कहीं ना कहीं मेंटल इलनेस बढ़ेगी, और ये बढ़ भी रही है. ADHD बढ़ रहा है, ऑटिज्म बच्चों में बढ़ रहा है, बहुत फैक्ट्स हैं. मैं ये भी बोलूँगी अगर ADHD ऑटिज्म से आप अपने बच्चों को बेटर रखना चाहते हैं, पहले तो अपनी प्रेगनेंसी प्लीज़ सुखद रखिए, थोड़ी सुखमय रखिए, थोड़ी अच्छी रखिए, थोड़ा आसपास अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए. आजकल क्या है, वही हम 5 महीने प्रेग्नेंट वुमन है, वो वर्क का भी स्ट्रेस ले रही है, वो घर का भी स्ट्रेस ले. मिर्जापुर भी देख रही है. हाँ हाँ, लिटरली गंदा चीज़ें देखोगे, गंदी मतलब ऑफेंसिव, रूड, फाउल लैंग्वेज. पहले ज़माने में नहीं था ये. अब मैंने ये भी नोट किया है साहिल, अगर मदर प्रेगनेंसी के टाइम पे ज़्यादा गार्लिक, लहसुन और स्पाइसी चीज़ें खा रही हो, बच्चे को भी निकलने के बाद उसका कहीं ना कहीं आसार और टेस्ट आ रहा होता है, और उस बच्चे की भी लाइकिंग वहीं बढ़ जाती है. चटोरा निकल. यस,
ये कैसे प्रूविंग हुई थी कि बच्चों को आपके टेस्ट बर्ड्स में उस टाइम जब वो प्रेग्नेंट होती है वुमन, तो प्लेसेंटा से ब्लड फ्लो तो जा ही रहा होता है. Somehow there was a study that said that बच्चों को टेस्ट बड्स में फील हो जाता है कि किस चीज़ का टेस्ट है. तभी प्रेगनेंसी में बोलते हैं ना, अच्छा खाओ, बच्चों को आदत पड़ जाएगी, है ना, सही अच्छा बोलने की, खाने की, देखने की, सारी चीज़ें. अब मैंने क्या नोट किया, ऑटिज्म में, यहाँ तक इवन ADHD में, अगर आपकी प्रेगनेंसी थोड़ी सी भी ट्रबलसम गई है, जिसमें आपका डर, एंजाइटी, फियर, रेस्टलेसनेस, गुस्सा ज़्यादा रहा है ना, वो बच्चे के ऊपर आता है. और जितना वो आप प्रेग्नेंट जो भी इमोशन फील करते हो, आपका बच्चा वही करता है. अगर आपने भगवत गीता पढ़ी है, उसमें तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जो आपने वॉर के बारे में पढ़ा है, जब वो चक्रव्यूह के बारे में, एंड वो क्यों नहीं निकल पाए, क्योंकि जितना समझ आया निकल पाया ना. इसीलिए आपके बच्चे आपको सुन सकते हैं जब आप प्रेग्नेंट हैं. आपको जो आप फील करेंगे वो बच्चे फील करेंगे. कहते हैं जब माँ रोती है तो बच्चा भी रोता है. कहीं ना कहीं मदर्स के जो इमोशन होते हैं वो बच्चे में आते हैं. तो अपनी प्रेगनेंसी को फियर फ्री, एंजाइटी फ्री रखिए. आपको जो उस टाइम हेल्प चाहिए आप वो लीजिए, बट अपने आप को स्ट्रेस से थोड़ा दूर रखिए. आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरी कलीग थी ऑफिस में, शी वांट टू गेट प्रेग्नेंट and she was coming to me and she said, ma'am, I want to understand an option from you. I said, बताओ. said मैं फैमिली वे में जाना चाह रही हूँ और मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, एंड मेरे को आप क्या एडवाइस करोगे. I said, as your leader, as your boss, I will definitely say, सोच लो, देख लो कि क्या करना चाहते हो, but as a doctor, I'll definitely say, अगर बच्चा करना है और अगर फैमिली लाइफ आगे बढ़ानी है, पहले तो स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट्स पे जाओ. I immediately told her, I said this work is stressful. I said वो ये वर्क स्ट्रेसफुल रहेगा. कोई काम नहीं होता जिसमें स्ट्रेस नहीं होता. आजकल हर चीज़ में स्ट्रेस है. इंस्टाग्राम पे रील पोस्ट हुई नहीं हुई, आप सोशल मीडिया मैनेजर हो, आप कंटेंट क्रिएटर हो, आप डिजिटल एजेंसी में हो, आप जहाँ पे भी हो, स्ट्रेस हर जगह है. तो मैंने पहले बोला, पहले तो स्ट्रेस फ्री थोड़ी अपनी लाइफस्टाइल ठीक करो. वो ठीक करोगे ना, देन ऑटोमेटिकली योर चांसेस ऑफ कंसीविंग आर बेटर. उसके बाद जाके बेटरमेंट होती है. तो प्रेगनेंसी में बच्चों के लिए मैं ये बोलती हूँ, कहीं ना कहीं ये ठीक होना चाहिए. एंड मेंटल इलनेसेस में मैं ये भी बोलूँगी, हमारी एक होम्योपैथी में आती है डॉक्टर बख्शीज फ्लावर रेमेडी, ये बहुत अच्छी हैं. 38 फ्लावर्स होते हैं इसमें और एक एक इमोशन पे एक्ट करते हैं, एक एक इमोशन पर. साहिल, तो एक ही गोली खानी है और वो सब पे करे? ड्रॉप्स है. ठीक है, ड्रॉप्स 10 बूंदे पानी में डालो, फर्क पड़ेगा. मैंने दी हुई है, मैंने बच्चों में दी हुई है. बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उसमें मैं फ्लावर रेमेडी दे देती हूँ. तो अगर किसी को डिप्रेशन है तो उसको क्या करना चाहिए? डिप्रेशन में मैं देती हूँ वैक्सीन की टेंस एड, और दिन में 3 बारी, और फ्लावर रेमेडी भी देती हूँ, मस्टर्ड और 5 फ्लावर रेमेडी का मिक्स, दोनों को मिक्स कर देती हूँ, और उसको बोलती हूँ आप दिन में 2 बारी ये कंज्यूम करो, और टेंस एड जो टैबलेट है वो दिन में 3 बारी कंज्यूम करो, फर्क पड़ता है. एंजाइटी के लिए क्या करें? एंजाइटी के लिए मैं देती हूँ 5 फ्लावर रेमेडी, और कहीं ना कहीं मैं देती हूँ एंजाइटी के लिए सिर्फ, मैंने देखा है 5 फ्लावर रेमेडी से ही काम चल जाता है. इसमें तो कुछ भी और जरूरत ही नहीं पड़ती, वो इतनी अच्छी है, उसमें और कुछ नहीं देने की जरूरत. बेटर स्लीप के लिए 5 फ्लावर रेमेडी अगेन बहुत अच्छी है. ये ना, ये बेसिकली वो नहीं होता जो आयुर्वेद में ऑल इन वन है, ये वो है, बहुत अच्छी है. ठीक है. एलर्जीज के लिए क्या करा जा सकता है? अगर एलर्जीज हैं, हे फीवर, खांसी जुकाम, छींके आना, राइनाइटिस होना, बच्चों का कांस्टेंट भरा रहना फ्लेम के साथ, आप उनको छींकों में, राइनाइटिस में, हे फीवर में एलर एड टैबलेट आती है, दिन में 3 बारी दीजिए एक टैबलेट, और B22 ड्रॉप्स दीजिए, फर्क पड़ता है, बहुत अच्छे फर्क पड़ता है, बहुत अच्छा. हम जैसे लोग भी ले सकते हैं? हाँ, मैं खुद लेती हूँ. आई बीन अ पेशेंट ऑफ साइनसाइटिस ऑल माई लाइफ. मैंने सिर्फ ये लिया है बचपन में. आई हैव टेकन नो एंटीबायोटिक्स. कल केस बताती हूँ एंटीबायोटिक्स का. एक मदर थी, उसकी 2 बेटियां हैं. एक बेटी को खांसी हुई, होम्योपैथी दी. कहते वो मदर भी ये बोल रही थी कि मुझे जल्दी रिजल्ट चाहिए, और कहती है होम्योपैथी से भी 2 दिन में फर्क नहीं पड़ा, मुझे जल्दी चाहिए. उन्होंने एंटीबायोटिक्स दे दिए. एंटीबायोटिक्स का स्ट्रेट इफेक्ट क्या आता है? कॉन्स्टिपेशन. गट पे सारा गुड बैक्टीरिया खत्म हो गया ना, कॉन्स्टिपेशन, गट इश्यू शुरू हो जाते हैं. ये प्रॉब्लम है. तो अगर हमको अपनी इम्यूनिटी इंप्रूव करनी है, उसके लिए क्या होता है? अगर आपको इम्यूनिटी इंप्रूव करनी है, आप कोई भी होम्योपैथी रेमेडी ले लो. अगर आपको खांसी जुकाम की इम्यूनिटी जो बच्चों में बहुत जाता है इंप्रूव करनी है, B22, B33 10 बूंदे पानी में सुबह शाम, फर्क पड़ेगा. एज अ प्रिकॉशन लेना हो? प्रिकॉशन के लिए भी ले सकते हो. प्रिकॉशन में मैं और कम डोज बोलूंगी, क्योंकि प्रूविंग नहीं करनी ना मुझे, तो मैं 3 डोज, 3 या 4 ड्रॉप्स बोलूंगी. 3 ड्रॉप से मैक्सिमम बहुत है. डिटॉक्स के लिए भी होता है क्या कुछ? होता है, बट मैंने, अगर आप सिगरेट का डिटॉक्स बोल रहे हो, कोई सिगरेट, ब्लड डिटॉक्स मतलब ऐसी चीज जैसे आयुर्वेद में क्या होता है, पंचकर्मा टाइप्स वाली चीजें होती है, जहाँ पे आपका इतने दिनों के अंदर ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है, या जैसे साफी आती है ब्लड प्यूरिफाई करती है,
ऐसे ही इसमें भी कुछ होता है? होम्योपैथी में बोलूंगी एक है रेमेडी कॉल्ड वैक्सीन की आती है नक्स वोमिका 30। इसको आप ले सकते हो अगर आपको डिटॉक्सिफिकेशन करनी है, आप सोच सकते हो लेने का। ठीक है, तो इससे पेट वेट भी साफ रहता है? इससे पेट में बड़ा अच्छा इफेक्ट आता है, बहुत अच्छा इफेक्ट है। जिसको भी पेट में दर्द हो रहा होगा ना, बच्चे को गैस बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, पेट में दर्द, गैस्ट्रोइड की 3 टैबलेट सुबह दोपहर शाम और नक्स वोमिका पानी में डाइल्यूशन डाल के देते हैं। बच्चे से याद आया, अगर बच्चे के पेट में कीड़े है उसके लिए भी होता है क्या होम्योपैथी? एड नहीं है इसमें, इसमें वर्म सी है, वर्म सी टैबलेट आती है, वही वैक्सीन की आती है। मैंने देखा है वर्म्स भी निकल जाते हैं सारे। एक ही बार खानी है या फिर? वैसे 2 टैबलेट देती हूँ रात को कि ताकि सुबह स्टूल में निकल जाए। बस एक ही बार दिया और? नहीं, मैं तो देती हूँ, आई गिव फॉर 10-15 डेज। अच्छा ठीक है, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक बच्चा से नेक्स्ट फॉलो अप नहीं होता मैं देती हूँ। ठीक है। तो इसमें कुछ गट हेल्थ में फर्क नहीं पड़ता बच्चे की? वर्म्स निकल जाते हैं, और मैं कहीं ना कहीं वर्म्स को मार के निकालने वाली दवाई दे रही हूँ जिससे गट को प्रॉब्लम ना हो। अगर मैं गट को मारने वाली दवाई दे रही होती तो अलग होता, जो कहीं आज मेडिसिन मिलती है। होम्योपैथी में गट को इम्पैक्ट नहीं होता, सिर्फ जो आपके मेडिसिन होती हैं वो इम्पैक्ट करती है वर्म्स को और निकल जाते हैं वर्म्स, बस। ठीक है, तो बच्चों को भी दे सकते हैं ये? और आप कह रहे हो 2 गोली, कितने तक एज तक के? अगर बच्चा 2 साल का है या 3 साल का है तो आप 1 गोली से शुरू करो, मैं तो कहती हूँ। एवरी नाइट फॉर 10 डेज दे दो, एवरी नाइट फॉर 10 डेज। मेरा फॉलोअप यूजली 10-15 दिन में हो जाता था। एंड अगर बच्चा ज्यादा बड़ा है, 5-6 साल का या 5 से 10 साल का है, तो आप 2 गोली दो। 2 गोली दो रात को 10-15 दिन के लिए। उससे क्या होता है, वर्म्स के सिम्टम्स क्या है? दांत रगड़ना ऐसे से रात को सोते टाइम, और क्या होता है, स्टूल में वर्म्स आना, टी और इन सबसे अफेक्शन होना, ये वर्म्स के साइंस होते हैं। ठीक है, लिवर के लिए कुछ क्या कर सकते हैं? फैटी लिवर बहुत कॉमन है साहिल, बहुत कॉमन है, क्योंकि लोग एक्सरसाइज ही नहीं करते। और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर भी बहुत बड़ी चीज है। लोगों को लगता है फैटी लिवर सिर्फ अल्कोहलिक लोगों में होता है, नहीं, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर होता है क्योंकि लोग एक्सरसाइज नहीं करते और सही खाते नहीं है। मेरे साथ होता है, मैं पीता नहीं हूँ, कुछ नहीं करता, बट जब लगातार 3 दिन 4 दिन पिज्जा विज्जा बाहर का हो जाता है तो मुझे महसूस होता है यार दर्द हो रही है। तो फिर मैं गर्म पानी, नींबू वाला पानी लेता हूँ, डिटॉक्स, फिर ठीक हो जाता है। अब मैं आपको एक रीजन बताती हूँ। जो नींबू वाला गर्म पानी है ना, नींबू को जब आप गर्म पानी में डालोगे या नॉर्मल भी पानी में डालते हो ना, ये अल्कलाइन हो जाता है। इस पे स्टडीज हो रखी हैं जो अभी प्रूव भी हो रही है काफी। ये अल्कलाइन होता है, अल्कलाइन आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। अल्कलाइन वाटर, अल्कलाइन पीएच होता है ना, बहुत अच्छा है आपके लिए, वो बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। उसमें मैं देती हूँ लिवेड। ये मैं खुद बोल रही हूँ, हमारे पास ना हर हफ्ते रिजल्ट्स आते हैं, पूरे फीडबैक आते हैं इंडिया से। डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपका लिवेड फैटी लिवर में बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। लिवर की प्रॉब्लम हो, लिवेड सोच लो। ठीक है, उसको पार्ट ऑफ लाइफ भी बना सकते हैं? कैन डू। अगर जरूरत लग रही है, कौन डिटॉक्स करना है, लिवर की प्रॉब्लम है, तो आप स्पोरेडिकली, यानी कि रोज ले रहे हो, नहीं, स्पोरेडिकली वंस इन 15 डेज ले लिया। ठीक है। किडनी के लिए? किडनी के लिए मैं बोलूंगी, मैंने कुछ रिजल्ट्स तो देखे हैं। अब किडनी स्टोन हो गया, डिपेंड करता है। किडनी स्टोन अगर इतना बड़ा हो, मैं नहीं निकाल पाऊंगी, मैं होम्योपैथी से नहीं कर सकती। मैं जितनी भी आपको बेरबेरेस दे दूं, कुछ भी दे दूं, उसमें मैं देती हूँ। कई किडनी स्टोन ड्रॉप्स आते हैं वैक्सीन के, बट मैं पर्सनली बोलूँगी अगर छोटे स्टोन्स हो उसी में ट्राई करिएगा, बड़ों में नहीं। ठीक है। और ये अगर मैं किडनी किसी की आजकल खराब हो जाती है, पानी भरने लग जाता है, उसके लिए भी कुछ बताएंगे? डिपेंड्स कि उसमें पानी भर रहा है, सिस्ट है, तो मैं क्या दूंगी। सिस्ट की जो मेडिसिन होती है वो आती है, और ट्यूमर्स और सिस्ट की, बट आई फील लाइक मुझे क्लिनिकल इवैल्यूएशन की उस टाइम जरूरत पड़ेगी। जेनेटिक है, नहीं है, क्या है। किडनी के साथ आप ऐसे खेल नहीं सकते। और मैं ये स्ट्रिक्टली बोलूंगी, किडनी में ना आप ओवर द काउंटर कम ही चीजें लिया करो, किडनी के केसेस में कम। किडनी के जैसी लेवल्स थोड़े से हिले ना, क्रेटिनाइन, क्रेटिनिन, ये हिले ना, प्रॉब्लम शुरू, यूरिया, ये प्रॉब्लम शुरू कर देंगे। यूरिया से याद है, यूरिक एसिड किसी का बड़ा हो, उसके लिए क्या करें? यूरिक एसिड आती है। यूरिक एसिड? हाँ, आती है। मेरे को आगे होम्योपैथी ना, मेरे को लग रहा है मैं भी डॉक्टर बन। कोई प्रॉब्लम हो, आगे एड लगा दो, वो टाइट हो जाएंगे। बिल्कुल, डोजेस पीछे लिखी हुई है। हाँ, इतनी सिंपल साइंस है ये। और ओवर द काउंटर चलती बहुत है साहिल। होम्योपैथी लवर्स जो लोग अपने आप देखते हैं, आते हैं, देते हैं, लेते हैं। ठीक है। हार्ट के लिए भी कुछ होता है क्या? हाँ, कार्डियड आती है हार्ट के लिए। हार्ट की कोलेस्ट्रॉल के लिए मैं अवीना सटाइवा भी देती हूँ, 6x कोलेस्ट्रॉल के लिए देती हूँ। तो ये इसका भी कुछ रेगुलर प्रिकॉशन टाइप्स हो सकता है क्या? कि अगर जैसे कि मान लो मेरी ईटिंग प्रैक्टिसेस अच्छी नहीं है और मैं उसको चेंज भी नहीं करना चाहता, ये मेरी चॉइस है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम काम कर रहे हैं रोटी कपड़ा मकान के लिए, मेरे पास कपड़े हैं, मेरे पास मकान है, मैं रोटी के लिए काम कर रहा हूँ, मुझे रोटी में समझौता नहीं चाहिए। बाद में देखेंगे जब एज हो जाएगी, जब बॉडी नहीं साथ देगी, पर अभी मेरे को मजे से खाना है, बट मुझे पता है वो मेरे लिए अनहेल्दी है,
अब मैं चाहता हूँ कि मेरा कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहे, कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स रहे मेरे साथ में, तो मेरे जैसों के लिए कुछ होता है क्या? कोलेस्ट्रॉल लीड है, अवीना सटाइवा 6x है, आप ले सकते हो अवीना सटाइवा 6x 2 बारी सुबह शाम। साथ ही में आई विल से कोलेस्ट्रॉल की ड्रॉप्स भी आती हैं, बी ड्रॉप्स आती हैं, आप वो भी ले सकते हो। बट you're swimming against the current of the water, एक ना एक दिन तो डूबोगे। तो तुम तब देखेंगे ना जब बॉडी बोलेगी कि अब चाहिए कुछ। अब एक फन फैक्ट बताती हूँ, कोलेस्ट्रॉल सबको लगता है कि ज्यादा तेल और ज्यादा फ्राइड खाने से होता है, और ज्यादा एग का येलो खाने से हो जाता है, और ज्यादा कहीं ना कहीं प्रोसेस फूड खाने से होता है। ये सिर्फ एक रीजन है जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। और जो आप एग येलो की बात कर रहे हो, जो लोग बिल्कुल हटा देते हो एग येलो, आप ये भी नोट करो कि एग की डाइजेशन के लिए दोनों का होना बहुत जरूरी है। सिर्फ एग वाइट्स लोगे तो डाइजेशन प्रॉपर नहीं होती, इसलिए दोनों एग व्हाइट और येलो का खाना अच्छा होता है बॉडी के लिए। साथ ही में यूरोपियन गाइडलाइंस में भी कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स चेंज होने लग गए हैं। यूएस की गाइडलाइंस में भी जो पुराने वाले लेवल्स थे वो चेंज हो गए, 10 लेवल बढ़ गए, कि हमारी बॉडी भी चेंज हो रही है। अब जो आप फ्राइड फूड खा रहे हो, जो आप प्रोसेस्ड और गंद फास्ट फूड खा रहे हो, वो सिर्फ एक रीजन है कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप का। और वो भी मैं बोलूंगी तब जब आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आपको रोज यही खाना है, एक बार ही खाने में किसी को नहीं होता। पहले तो अपने घर में सरसों के तेल में कुकिंग करो और ऑलिव ऑयल पे आ जाओ, और अगर चूज कर सकते हो तो दोनों ही हटा के अगर करना है, पानी में कुकिंग भी होती है, पानी में भी सब्जियां बनती है। मेरे घर वाले घर से निकाल देंगे, डिसोन कर देंगे मुझे। और पता है प्रॉब्लम एक और भी है, लोग बोलते हैं घी बुरा है, घी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। नहीं, घी फैट और कोलेस्ट्रॉल को काटता है, घी में ओमेगा 3 होता है, इट्स वेरी गुड। पंजाब में, मैं इंडियाना पटियाला में, मेरे जो भी मेरे पेशेंट्स हैं, क्लाइंट्स हैं, कहते हैं हम बचपन से घी पूरी खाते आए हैं। घी पूरी हमने तो तेल में खाई है, नवरात्र होते थे हम तेल वाली पूरी खाते थे ना, ये तो घी पूरी खाते हैं। एंड आई रियलाइज दैट देयर ओवरऑल वेलबींग एंड हेल्थ इज मच बेटर। और दूसरा, अब मैं थोड़ा ट्रिकी सिचुएशन है, अगर आपके घर में कोलेस्ट्रॉल जेनेटिकली हाई है तो आपको आएगा ही आएगा। एंड ये एक बहुत बड़ा रीजन है जो लोग इग्नोर कर देते हैं कि मैं तो तेल वाला खा रहा हूँ इसलिए कोलेस्ट्रॉल है। नहीं, जेनेटिक्स पे तो चेक करो, किसको कोलेस्ट्रॉल था घर में, कौन खाता था कोलेस्ट्रॉल की दवाई, चेक करो, हार्ट की प्रॉब्लम किसको थी। चौथी मैं बोलूंगी चीज आफ्टर द थर्ड वन, स्ट्रेस। स्ट्रेस इंक्रीजेस योर कोलेस्ट्रॉल इन द बॉडी। आप कुछ ना खाओ, आप सैलेड की डाइट पे आ जाओ और आप स्ट्रेस ले लो और सो ना टाइम पे, और इन्वायरमेंटल भी स्ट्रेस ले लो और मेंटली भी ले लो कि मेरे को जल्दी जल्दी है, हर चीज़ में एंजाइटी, फियर, एंगर है, ये नेगेटिव इमोशंस है। क्या होता है, जैसी बॉडी स्ट्रेस में आती है वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करती है, जैसी वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करती है वो ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स भी बनाती है, और वो डिपॉजिट जाके आपकी आर्टरीज में चिपक जाते हैं और वो करते हैं कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप शुरू। स्ट्रेस डेफिनेटली रिक्वायर्स मोर एनर्जी एंड गिव्स यू अ हायर कोलेस्ट्रॉल। अब स्ट्रेस दो, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, कुछ भी कर लो। तो मतलब भटूरे खाओ, खुश रहो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको एक रियल डेटा बताता हूँ। आज से कुछ 2-2.5 साल पहले मेरे को CGM के बारे में पता लगा, तो मैंने कहा ये तो बड़ी मस्त चीज़ है, क्योंकि मुझे टेक का शौक है, मेरे को मॉनिटरिंग का बहुत शौक है कि मैं ये करूँगा तो उससे क्या होगा। अब अगर मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करके चलूँ तो मुझे कोई वास्तु वाले ने कहा ये नहीं करना, मैं कहा ये करूँगा तो देखते क्या होगा, फिर मुझे चुल है मतलब एक्सपेरिमेंट करने की। तो CGM के बारे में पता लगा, मैंने CGM लगवा लिया। अब मेरा आइडिया ये था कि CGM लगाएंगे, अब भटूरे खाएंगे और देखेंगे भटूरे मेरी बॉडी का कैसे एक्ट करते हैं। हेल्दी खा के देखेंगे 2 दिन तो कैसा रहता है, खाली लिक्विड डाइट पे आ जाएंगे, खाली जूस पिएंगे तो क्या होगा, और खाली कुछ भी नहीं खाएंगे तो क्या होगा। मैंने सब कुछ करके देखा, तो मेरे को ऐसा रियलाइज हुआ कि जब मैं ये सब्जियां खा रहा हूँ, घास फूस खा रहा हूँ, उबला हुआ खाना खा रहा हूँ, तो मेरा स्पाइक ज़्यादा आ रहा है। मैं भटूरे खा रहा हूँ, मेरे को सही आ रहा है। भटूरे खा रहा हूँ तो मेरे को ऐप बता रही है बहुत अच्छा खाया आपने। मैं एक घास फूस खा रहा हूँ, कह रहा भाई आज तुमने अच्छा नहीं खाया। भाई तो ये क्या हो रहा है। तो आपकी बात से मुझे ये लग रहा है, क्या हो सकता है कि मैं भटूरे खा के खुश होता हूँ और वो खा के मैं गालियां दे रहा हूँ, ये खाना है। खुश होके किसी चीज को खाना और गुस्सा होके किसी चीज को खाने में बहुत फर्क। क्योंकि मेरे को याद है पहले दिन तो मैंने खा लिया था उबला हुआ, पहली एक डाइट, दूसरा मैंने खाया, मैं क्यों खा रहा हूँ भाई। मैं कहा नहीं भाई, डेटा मेजर करना है, खाओ। फिर रात को खाओ, जबरदस्ती खाओ। फिर 2 दिन जब खाया तो मेरे को समझ में आया, अभी आपकी बात से लग रहा है कि मैं खुश नहीं था, इसलिए वो मेरी बॉडी पे एक्ट अच्छा नहीं कर रहा। एंगर, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, एंजाइटी सब एक्ट करेगा और सब आएगा। साइकोसोमैटिक चीजें एक्ट करती हैं, जो ब्रेन में होगा वो बॉडी में आएगा ही आएगा।
यही था ना, क्योंकि एंगर लिवर को इफेक्ट करता है। किसी को भी लिवर इलनेस है ना, गुस्सा देखना, उसमें गुस्सा बहुत होगा और वो सप्रेस्ड है, या निकल नहीं रहा या बहुत ज्यादा निकल रहा है, चेक करना और उसकी एंगर मैनेजमेंट शुरू करो, लिवर भी बेटर हो जाता है। अभी इस पे ना स्टडीज हो रही है, हम सबकी बॉडी पे ना हमें सबके जेनेटिक्स अलग है। जो आपकी बॉडी खा के थ्राइव करेगी वो मेरी बॉडी खा के थ्राइव नहीं कर सकती। अब दारा सिंह जी थे हमारे, इनकी बॉडी बिल्डर्स की बॉडी थी, घी तेल उनकी मतलब लाइक लाइफस्टाइल ही अलग थी। घी दूध डेयरी कितना लेते होंगे उस टाइम, तो प्रोटीन पाउडर भी नहीं थे, उनकी फैमिली में चला आ रहा था, राइट। मेरे और आपकी जेनेटिक्स तो ऐसे नहीं है, हम ले डेयरी हमें तो डायरिया शुरू हो जाएगा इतना डेयरी लेंगे तो। हमारे जेनेटिक्स में बहुत फर्क है। अब लोग बोलते हैं मुझे कोरियन स्किन चाहिए, बट ये कोरियन खाना नहीं खाएंगे। कोरियन खाना या अगर आप कोई भी पैन एशियन खाने की बात करो, फिश इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फैक्टर। जापानीज लोगों की देखना, उनकी फिश बहुत बड़ी, सुशी में भी फिश है, हर जगह फिश है, रामन में भी लोग नॉनवेज में ब्रॉथ लेते हैं उसका, फिश का, और मरीन ब्रॉथ लेते हैं, आपको वो चिकन ब्रॉथ ले लेते हैं, हर चीज में है। हमारे जेनेटिक्स तो ऐसे है नहीं, तो लोग बोलते हैं मुझे कोरियन स्किन चाहिए, नॉट रियलाइजिंग कितना ही प्रोडक्ट डिपेंडेंट ग्लो ले आओगे, एक ना एक दिन तो प्रोडक्ट छोड़ना पड़ेगा, उस टाइम क्या करोगे। सो इट्स बेटर यू स्टार्ट ईटिंग राइट, स्टार्ट ईटिंग मोर वेजिटेबल कोलेजन। अगर आपके यहाँ, अब आप देखते हैं बंगाली लोग, उनकी स्किन में ना एक लस्टर होता है, शाइन करती है बंगालियों की स्किन और हेयर। क्यों? उनके बालों में और उनकी स्किन का शाइन का रीजन उनका जेनेटिक्स भी है और उनका कांस्टेंट फिश कंजम्पशन भी है। जब वो फिश लेते हैं, ओमेगा 3 जैसे कई न्यूट्रिएंट्स उनके अंदर जाते हैं। मेरे चेहरा ग्लो मारता है क्योंकि मैं भटूरे खाता हूँ। घी वाले, अच्छे तेल वाले, घी वाले खाओ, ग्लो आएगा। हम देसी घी और खाली सरसों का तेल ही लेते हैं। घी का तो खाओ, सच्ची ग्लो आएगा। हम चीज बस पिज्जा भी खाते हैं तो घर का ही खाते हैं। हाँ, वेरी गुड। मुझे रेसिपी भेजो, मुझे रेसिपी भेजो। हाँ, हम सब कुछ घर पे ही खाते, बट खाते सब कुछ है। जितना गंद हो सकता है उतना, जितनी चीज डाल सकते हो उतना चीज भी। मैं कहीं ना कहीं कहूंगी, लोगों ने बोल दिया, देखो मैंने एक पॉडकास्ट किया था और मैंने खुद ने एज अ होस्ट वो पॉडकास्ट किया था, एंड जो होस्ट जो मेरे आए थे, जो अटेंडी थे, वो एक डॉक्टर थे जिन्होंने स्टडी करी थी डेयरी के ऊपर, पंजाबी थे। कहते डेयरी बहुत ही बुरी चीज है, बहुत ही कम करनी चाहिए। मैंने कम करी, कहीं ना कहीं मुझे लगा कि उनकी बातों में इफेक्ट था। बट आप जितना अडेप्ट कर सकते हो ना, आप उतना ही करना। इसका मतलब ये है कि मैं डेयरी रोज 2-2 ग्लास 3-3 ग्लास नहीं पी रही। अब मुझे अगर जरूरत पड़ रही है तो मैं दही खा रही हूँ, वरना मैं दही अवॉइड कर रही हूँ। कहीं ना कहीं अगर आप देखो, डेयरी भी मोस्ट अननेचुरल सोर्स है। वो ह्यूमंस के लिए थोड़ी बनती है, वो काऊ के लिए बनती है। हम घी उससे निकालते हैं, फैट निकाल के फिर खाते हैं। मेरे को तो लगता है अब एवोकाडो का भी एक टाइम आएगा, घी आएगा, देखना आएगा। एवोकाडो तेल बड़ा बड़ा फेमस हो गया, महंगा है बट फेमस हो गया। अब एवोकाडो की फार्मिंग शुरू हो गई इंडिया में। जो एवोकाडो आपको 200 रुपए का मिल रहा था, अब आपको 50-60 पे मिल रहा है। दैट मीन्स मोर कंजम्पशन। अब रेडी वालों के पास भी एवोकाडो शुरू हो गया। अब एवोकाडो का तेल आएगा और उसके बाद एवोकाडो का घी भी आएगा। उसमें बेसिकली इट्स अ प्लांट बेस्ड घी, मैं बोल सकती हूँ फ्यूचरिस्टिक, मैं सोच सकती हूँ कि वो आएगा। ठीक है, तो अगर मैं होम्योपैथी की बात करके चलूँ तो साइंटिफिकली कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं जहाँ पर पता लगे कि हमने स्टडी किया था इतने लोगों के ऊपर, तब जाके ऐसा हुआ। क्योंकि मुझे प्रॉब्लम यही लगती है कि जितनी भी पुरानी साइंस है, ऑल्टरनेट मेडिसिन है, वो ना उतना रिसर्च नहीं कर रहे हैं जितना शायद करना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि आज तो एक ऐसी दुनिया आ गई है जहाँ पर स्मार्ट वॉच, स्मार्ट रिंग्स आ गई है, CGMs आ गए हैं, तो आप अगर चाहो तो कुछ 1000, 2000, 5000 टेस्ट सब्जेक्ट्स ले सकते हो, उनको कॉन्स्टेंट दवाई दे सकते हो, अपने एक ऐप बना सकते हो जहाँ पे कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर सकते हो कि देखो इनका ये करने के बाद क्या पैटर्न्स निकल के आए हैं। पर कोई नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, या कर रहे हैं? हाँ, हमारे पास CCRH है इंडिया में, सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च ऑफ होम्योपैथी। ये सबसे बड़ी बॉडी है इंडिया में रिसर्च के लिए। अगर आपको रिसर्च करनी है तो आप इस बॉडी से जुड़ सकते हैं। एंड ये काफ़ी रेवोल्यूशंस लाई है इन द लास्ट 4-5 ईयर्स। बट सर एट द स्पीड, अगर आप एलोपैथी की बात करो, उससे हम शायद 100x पीछे हैं। क्यों? एलोपैथी की फंडिंग कितनी स्ट्रांग है, उसके दिमाग उतने ही स्ट्रांग होंगे जब फंडिंग होगी। जब फंडिंग होगी ट्रायल्स में तो दिमाग तो उतने ही स्ट्रांग लेगा ना इंसान, वो स्ट्रांगेस्ट दिमाग लेगा, उतने पैसे भी पे करेगा। Here I genuinely feel people do not have that kind of money in homeopathy. Homeopathy or allied sciences or your complementary sciences, even in Ayurveda में फिर भी बोलूँगी है। क्यों बोलूँगी? That पैसा आ गया by Ayush now, we are also backed by Ayush, but अभी शुरू हुआ है। अब for research you need a lot of money, you need trials, you need effort.
And I genuinely feel that with the speed allopathy is moving, homeopathy is not. For one reason, trials are limited. हो रही है, बहुत अच्छे रिसर्चेस हो रहे हैं, मैं तो खुद देख रही हूँ, फ्लावर रेमेडीज पे हो रहे हैं, हर 2 दिन में हो रहे हैं, बट उसको वो वोकलाइजेशन नहीं मिलती. अगर वो मिलती है सीधा एलोपैथी ट्रायल्स को मिलती है. बी, हमारे पास वो रिजल्ट्स नहीं है क्योंकि एफर्ट नहीं है, पैसा नहीं है इतना कि ट्रायल्स पे इतना खर्च करो. कौन करेगा? आयुष एक साइंस क्यों कंबाइन होके आई है? क्योंकि आपको पता है होम्योपैथी एक्चुअली वर्ल्ड वाइड भी बहुत कम है, बहुत कम है. अभी तो फिर भी चलन शुरू हुआ है यूरोप वगैरह में. पहले तो चाइनीज कहते थे, मैंने तो ये सुना था चाइनीज मेडिसिन. नहीं, चाइनीज मेडिसिन बहुत अलग होती है, बहुत अलग होती है, बहुत अलग. एंड इंडिया में ये सबसे बड़ी है. तो आई थिंक ग्रो तो हो रही है, बट ऑन काफी इट्स नाउ व्हाट $135 million इंडस्ट्री की. तो अभी किसी स्टडी हुई थी, इंडिया में 700-800 करोड़ की इंडस्ट्री है. छोटी है कंपेयर टू अदर्स, बट बढ़ रही है. ठीक है, तो ऐसा नहीं कर सकते क्या कि जैसे एग्जांपल के लिए जितने भी डॉक्टर्स है, अगर मान लो हमको कोई देख रहा है, आप चाहो तो कनेक्ट कर सकते हो, अगर आप चाहो तो आप अपनी कंपनी के साथ में मिलकर उसके साथ काम कर सकते हो. एक आइडिया ऐसे पिच मार रहा हूँ आपको, अगर कोई करना चाहे तो एग्जीक्यूट कर सकता है कि एक सब डॉक्टर्स है, सब दवाई रिकमेंड कर रहे हैं, तो अगर हम सबको दवाई रिकमेंड कर रहे हैं तो हम क्या करें, उसको डॉक्यूमेंट करना शुरू कर दे और उसको एक सेंट्रलाइज डेटाबेस में इकट्ठा करना शुरू करते कि हमने ये XYZ बंदा था, ये था, इसका इतना डेटा था, हमने इतने टाइम दिया, ये यहाँ पहुंच गया, और ये सेंट्रलाइज हो, इसका मिसयूज नहीं किया जाए, मतलब उसमें नंबर डिटेल ना लिखी जाए, बट एक ऐसा डेटाबेस हो जहाँ से हम कह सके देखो हमने इतने बड़े डेटा के ऊपर ये चीज़ कंसिडर करी है, और ये कंपनी स्पेसिफिक भी ना हो, ये टिंचर स्पेसिफिक हो कि हमने ये वाली टिंचर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और इसकी ये रिजल्ट्स निकल के आए हैं. और मुझे लगता है कि अगर ये कोलैबोरेटिव एफर्ट होगा तो इंडस्ट्री बढ़ेगी. क्योंकि मेरा एक कंसेप्ट क्या है, मार्केटिंग बैकग्राउंड से था, इंडिया के अंदर वो मार्केटिंग नहीं चलती, पर मुझे लगता है कि गलत तरीका है. अगर कोलैबोरेटिव होते हैं ना तो इंडस्ट्री साइज बढ़ता है. अगर कॉम्पिटिटिव होते हैं ना तो आप अपना चंक बढ़ाने की कोशिश करते हो. जैसे इंडिया के अंदर 800 करोड़ की मार्केट है, आप चाह रहे हो मेरा 50% मार्केट शेयर हो जाए, 60% हो जाए, 400 करोड़ ही लोग है ना. बट अगर कोलैबोरेटिव होगा तो ये 800 करोड़ शायद हो सकता है 8,000 करोड़ हो जाए. अब यहाँ पे अगर आप 10% भी लोगे तो भी आपका 800 करोड़ का मार्केट शेयर हो जाए. ये जो कोलैबोरेटिव अप्रोच है ये बहुत नेक्स्ट लेवल ले जा सकती है. मतलब ये मेरे दिमाग में ऐसे थॉट आया, परफेक्ट है, ये चीज करी जा सकती है क्योंकि विदाउट कैपिटल है ये वाला काम, बस कोलैबोरेटिव है और सबका फायदा, सबका साथ सबका विकास हो सकता है. डेफिनेटली. बट हमने यही स्टडी बहुत क्लोज मैच पे हेयर रिवाइवल पे कराई थी, और हेयर रिवाइवल पे जो हमने क्लिनिकल पेपर्स सबमिट करे थे उसमें रिजल्ट्स थे, हेयर ग्रोथ, हेयर फॉल में बहुत अच्छे रिजल्ट्स थे. और अभी तक पैन इंडिया से जो आप कह रहे हो अभी तक रिजल्ट्स आ रहे हैं. एंड उसने उस प्रोडक्ट को कहते हैं ना वो पोजीशन दी है आज मार्केट में कि होम्योपैथी का अगर कोई बेस्ट हेयर ग्रोथ प्रोडक्ट है तो वो है हेयर रिवाइवल. और प्रोडक्ट के जो भी प्रोडक्ट है उसके पीछे QR कोड हो, बंदा फोन से स्कैन करेगा इमेज और उस रिपोर्ट पे पहुंच जाएगा. ब्रिलियंट. जो आज रिसर्च हमने कर रखी है बैक बाय डेटा है ना, क्योंकि मेरे जैसे लोग हैं, मतलब मैं मान के चल रहा हूँ फ्यूचर में मेरे जैसे लोग बढ़ेंगे, तो हमको डेटा चाहिए. हम क्यों कहें कि भाई ये ऐसा हो रहा है, डेटा उन्होंने इतने लोगों पे रिसर्च किया, दिस इज ये इतनी एफिकेसी है, अप्रूव्ड बाय सम आयुष मिनिस्ट्री है, कुछ बॉडी है, ऑथेंटिकेशन बढ़ जाएगी. और मतलब मुझे लगता है कि ब्रिलियंट आइडिया ऐसे दिमाग में, ब्रिलियंट आइडिया. तो ऐसे आइडियाज आते रहते हैं मेरे पास. ठीक है, तो सबसे पहले थैंक यू, बहुत मजा आया. मैंने एक नई चीज़ को एक्सप्लोर किया. उम्मीद है ऑडियंस को भी नई चीज़ को जानने का मौका मिला होगा, क्योंकि बहुत रेयर वीडियोस बनी है इंटरनेट के ऊपर जिसमें हमने जो बातें करी है वो सारी की सारी बातें करी गई. थैंक यू साहिल. तो इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है. उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा. लाइक कर देना, शेयर कर देना, करो बताना वीडियो कैसी लगी. बाय, गुड नाइट, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं. जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना.